Hello, good morning everyone, and welcome to the session of Introduction of Data Structure and Time Complexity. So, we are just about to start the session, and now Kallani ma'am will introduce you about Road to Code and about this session. Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to Road to Code. I'm very glad to see you here, all of you. So, guys, this session is all about time complexity of programs, and here you will learn various methods of solving same problem and identifying correct solutions. So, guys, ये जो सेशन होने वाला है ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी फ्रूटफुल होगा ये सेशन. सो आपको एकदम कॉन्सेंट्रेटली लिसन करना है, एवरीथिंग एंजॉय करना है, चीजें जो भी आप समझोगे एंड ऑल. सो मैं तो यही कहूंगी कि आफ्टर दिस सेशन यू कैन इजीली फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू मोस्ट ऑफ द बिगनर लेवल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस. जो बिगनर लेवल के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होते हैं उनका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करना ये आप इस सेशन में सीखोगे. उसमें अपना एजेंडा है आज का कि introduction to time complexity and space complexity, then examples of time complexity and space complexity, then basic searching and sorting algorithms, and last एक रहेगा that is the importance of data structure. यू नो गाइज कि आजकल मतलब कंपनीज में मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आपको मतलब डेटा स्ट्रक्चर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है एंड इट्स नेसेसरी. सो ये भी एक मोटो हो सकता है, ये भी एक मोटो है हमारा कि हमने ये जो आपके लिए इवेंट, ये जो आपके लिए क्लास ऑर्गेनाइज की है, द रीजन इज दैट ऑल्सो आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करें आज के इसमें. बहुत ही इंजॉइंग होने वाला है आज का सेशन, राइट? और डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम एट अ डीपर लेवल एंड देयरबाय अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सो डेटा स्ट्रक्चर का रिलेटेड है ये सारी चीजें. सो डोंट स्किप इट, आपको कंटिन्यू रहना है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट सूरज सर विल कंटिन्यू. Hi, good morning once again, and I hope मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है. रितेश सर आप कंफर्म कर दो कि मेरी स्क्रीन विजिबल है. यस सर, यू Yes, आर sir. विजिबल. Okay, great. So this is very introductory session regarding the data structures and how to calculate time complexity. तो जिन लोगों ने इसके पहले बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस ये लर्न किए हैं उनके लिए ये सेशन है. एंड आई थिंक मैं एक बार माइक ऑफ कर लेता हूँ, किसी का माइक ऑन है. ओके. So, this is very introductory session for students, those who have already learned C, C++ और जिन्होंने इसके पहले बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे हैं, उनको प्रोग्राम बिल्ड करना आता है बट दे डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर्स. तो ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए रहेगा कि आपको डेटा स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस, उसके बारे में, उसके बेसिक्स, और जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और वो कितना इफ़िशियंट है, मतलब कोई भी एल्गोरिदम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कितना इफ़िशियंट है ये कैलकुलेट करना इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और वो आप इस सेशन में कम्प्लीटली सीखने वाले हो. सो फर्स्टली व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स. डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? आप लोगों ने अगर इसके पहले डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ पढ़ा होगा, इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो. एंड आई वांट टू मेक दिस सेशन मोर इंटरेक्टिव.
हमें यहाँ पे इंटरेक्शन चाहिए, अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ पूछना है, सो यू कैन जस्ट टेल अस दैट कि सर हमें ये पार्ट नहीं समझा एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दैट। कुछ भी आपको अगर डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। तो मुझे बताओ, किसी को डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता है कि व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स? यहाँ पे स्क्रीन पे तो मेंशन है, बट यू कैन शेयर इट इन आवर वर्ड्स। ओके, लेट मी टेल यू, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि कंप्यूटर में कोई भी स्टोरेज को हम कितना इफ़िशिएंटली मैनेज कर पाते हैं डेटा को वहाँ स्टोर करने के लिए। इट मीन्स, इसका एक अगर हम सिंपल एग्जांपल लेंगे तो लेट्स से देयर इज़ वन बुक शेल्फ इनसाइड द लाइब्रेरी। ये एक बुक शेल्फ है इनसाइड द लाइब्रेरी, और इस पे हमने लेबल लगाया है मैथ्स। इट मीन्स क्या होगा कि इस बुक शेल्फ में हम मैथमेटिक्स के बुक्स ही रखेंगे। देन यहाँ पे जो ईच कंपार्टमेंट है, यहाँ पे हमने बोला है कि ये 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स के बुक्स रहेंगे, ये 11th क्लास के लिए मैथमेटिक्स के बुक रहेंगे, ये 10th क्लास के लिए एंड ये 9th क्लास के लिए। तो यहाँ पे देखो, हमने बुक शेल्फ को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। अगर कोई भी स्टूडेंट, सपोज देयर इज़ वन स्टूडेंट हु इज़ स्टडिंग इन क्लास 9th, तो 9th क्लास का स्टूडेंट यहाँ लाइब्रेरी में जाके इस बुक शेल्फ में यहाँ से बुक नहीं उठाएगा। ही विल गो टू जस्ट इनसाइड द 9th कंपार्टमेंट, कि यहाँ पे 9th क्लास के बुक्स हमें इजीली मिल सकते हैं। सो दैट इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने बुक को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कि वो इजीली एक्सेसिबल हो, इजीली हम उसको स्टोर कर सकते हैं। मान लो यहाँ से स्टूडेंट ने वो बुक इशू की है एंड ही इफ़ ही वांट्स टू रिटर्न दिस बुक इनटू द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरियन उस बुक्स को कहाँ रखेंगे? अगर 9th क्लास के स्टूडेंट ने दिया है तो बराबर इसी में रखेंगे। अगर सब्जेक्ट मैथ है तो इसी बुक शेल्फ में आएंगे, और सेम बुक शेल्फ डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए होंगे। तो हमने स्टोरेज को इस तरीके से मैनेज किया कि बुक्स को सर्च करना, स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, विजिट करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो गई है। इन द सिमिलर वे, इन अ कंप्यूटर साइंस, अगर हमें कोई भी डेटा कंप्यूटर साइंस में उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, डेटा के ऊपर अगर प्रोसेसिंग करनी है, डेटा को हमें रिट्राइव करना है और स्टोर करना है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर चाहिए जिससे ये सारे ऑपरेशंस ईजिली पॉसिबल हो। तो इस तरीके से अगर हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो इट इज़ नोन एज डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? एंड आई एम नॉट श्योर कि आपने इसके पहले लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्रीज, ग्राफ इनके बारे में पढ़ा होगा या नहीं, बट आई एम वेरी श्योर कि आपने एरेज के बारे में पढ़ा है। तो एरेज का हम यूज़ क्यों करते थे? एरे ऑल्सो एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है। इसके पहले जब भी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज़ करते थे तो क्या यूज़ करते थे? इंट, फ्लोट, कैर, डबल, इस तरीके के हमारे पास कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे। बट इससे हमारा काम बढ़ जाता था। लेट से हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है, तो एक स्टूडेंट के लिए हम तो इंट stud1, अगर स्टूडेंट 1 के मार्क्स स्टोर करने हैं तो इंट stud1 कर सकते हैं, ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। बट व्हाट इफ़ हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, क्या हम 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं? यस, वी कैन डिक्लेयर इट। What about 1000 students and 10,000 students? No, we cannot declare it. वो काम ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसीलिए एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वेरिएबल्स का डेटा अगर स्टोर करना है तो एरे का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ। तो एरे हमारा बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है। एरे के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? एरे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं हर किसी के लिए सेम साइज अलोकेट करता है। इनको हम इंडेक्सेस से एक्सेस कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, और मान लो इस एरे का नाम है ARR। एंड इनसाइड दिस एरे देयर आर सम वैल्यूज फॉर द फर्स्ट इंडेक्स 17 2 18 9 16 एंड 20। एंड यहाँ पे जो भी हम कोड करेंगे वो किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होगा, जेनेरिक कोड बताने की कोशिश करूँगा सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इट इन एनी लैंग्वेजेस। सो यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज किया है अभी डेटा को। अगर सेम डेटा हमें स्टोर करना होता यूजिंग नॉर्मल वेरिएबल्स तो हमें यहाँ पे कितने वेरिएबल्स बनाने पड़ते? 6 वेरिएबल्स। तो इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग 6 वेरिएबल्स हमने एक एरे बना लिया, एरे डेटा टाइप का एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम है एरे, और इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगे और ये टोटल 6 एलिमेंट स्टोर कर सकता है। तो इससे हमने कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व किए? फर्स्टली ऑर्गेनाइज,
हमने कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में ऑर्गेनाइज किया है। उसके बाद अगर किसी भी लोकेशन से हमें रिट्राइव करना है, सपोज ये एलिमेंट हमें रिट्राइव करना है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट यूज द एरे नेम एंड सबस्क्रिप्ट में हम इसका इंडेक्स पास करेंगे, दैट इज 3। तो देखो रिट्राइव भी पॉसिबल हो गया है। देन व्हाट अबाउट सर्चिंग, तो सर्चिंग ऑपरेशन के लिए हम 2 टाइप के सर्च पढ़ने वाले हैं जस्ट आफ्टर दिस। और हमने 4 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे जिसके लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग, रिट्राइविंग एंड स्टोरिंग। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं, रिट्राइव भी कर सकते हैं यूजिंग एरे। इंस्टेड ऑफ दिस अगर हम 6 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते तो हमें प्रॉब्लम आ सकता था। तो दिस इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कि किस तरीके से नॉर्मल से सॉल्यूशंस यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका और एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ आपको यूजिंग ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। देखो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा कॉम्प्लेक्स माना जाता है, बट मैं इतने ईजीएस्ट वे से बताऊंगा कि आपको ग्राफ का यूज़ पता चल जाएगा। फेसबुक में जो आपके फ्रेंड रिकमेंडेशन सिस्टम होती है उसका मैं एक बेसिक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक पर्सन है ए, और ए के जितने भी फ्रेंड लिस्ट है वो ग्राफ से यहाँ पे कनेक्टेड है। ये उसका बी फ्रेंड है एंड सी एंड सो ऑन। जो फ्रेंड लिस्ट है वो इस तरीके से ग्राफ में स्टोर्ड है एंड देयर इज अनदर पर्सन Z, इसके भी कुछ फ्रेंड्स हैं। तो देखो अगर इस पर्सन ने, इनको मैं डिफरेंट कलर में स्टोर कर देता हूँ और इनके कुछ नाम दे देते हैं, दैट इज P एंड Q। अभी देखो ये हमारे पास A नाम का पर्सन है और इसके 4 फ्रेंड्स हैं एंड Z नाम का पर्सन है जिसके 3 फ्रेंड्स हैं, और इनमें से 2 फ्रेंड्स के बारे में हमें पता है, दैट इज P एंड Q। अगर इन दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड, मतलब एक बंदे ने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की है एंड अनदर पर्सन ने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है, इट मीन्स इन दोनों के बीच में अभी कनेक्शन बन जाएगा दैट दे आर फ्रेंड्स। तो अब ये ग्राफ ज्वाइन हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, देखो अभी Q के लिए फ्रेंड कौन है, P, बट P इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ Z। तो जब फेसबुक में रिकमेंडेशन आता है पीपल मे यू नो, वो किस तरीके से आता है कि हमारे फ्रेंड का कोई फ्रेंड, हमारे फ्रेंड्स जितने भी हैं उनके कनेक्शन में से कोई होगा। तो देखो Z का फ्रेंड Q है और Q का जस्ट उसके बाद कौन है, P ये इसका फ्रेंड है। तो डेफिनेटली इस P का रिकमेंडेशन आ जाएगा Z के पास कि पीपल मे यू नो में P की लिस्ट आ जाएगी। एंड सिमिलर फॉर दी A का डायरेक्ट फ्रेंड P है, फर्स्ट कनेक्शन P है एंड यहाँ पे सेकंड फ्रेंड कौन है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड दैट इज Q। तो Q का रिकमेंडेशन आ जाएगा इसके लिए। तो रिकमेंडेशन को मैं डबल लाइन से यहाँ पे डिनोट करता हूँ। तो इस तरीके से ग्राफ्स, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह वर्क करते हैं। तो विदाउट डेटा स्ट्रक्चर हम प्रॉपर वे से ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, और यही यूज़ होता है कि डेटा स्ट्रक्चर का हमें डेटा स्ट्रक्चर को क्यों सीखना चाहिए, उनमें प्रॉपरली क्यों ध्यान देना चाहिए। नाउ डेज वी आर फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट स्किल एंड जस्ट लर्निंग लैंग्वेजेस, बट अदर देन दिस हमें डेटा स्ट्रक्चर पे भी फोकस करना चाहिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज स्टैक। अभी हम स्टैक, मेरा अभी मेन मोटो है हमारा कि आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता चले, उसके इंटरेस्टिंग फीचर्स पता चले एंड रियल लाइफ में वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो आपने अभी देखा है कि एरे किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का रियल लाइफ यूज़ देखा है, एंड जस्ट आफ्टर दिस मैं बताऊंगा आपको स्टैक के बारे में। राइट साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे बुक्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे हैं, तो इसको हम कहेंगे स्टैक। स्टैक की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे आखिरी में आया वो सबसे आखिरी में सबसे पहले बाहर जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो फर्स्ट में बाहर जाएगा। तो इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसका बेसिकली प्रोग्रामेटिकली मैं ये नहीं बताऊंगा बिकॉज एक सेशन में पॉसिबल नहीं है, बट आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम्स के थ्रू बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। वी कॉल इट स्टैक, ये स्टैक है, और जब भी कोई एलिमेंट आता है तो ऊपर से आएगा। आप इसको एज अ एम्प्टी जार और एम्प्टी पाइप कंसिडर कर सकते हो जो एक साइड से ब्लॉक्ड है। तो इनसाइड इट, अभी ये स्टैक है हमारे पास, इनसाइड दिस स्टैक मैं एक बॉल को इंसर्ट कर रहा हूँ और उस बॉल पे लिखा हुआ है 8।
आफ्टर दिस मैं और एक बॉल इंसर्ट करना चाहता हूँ जिस पे लिखा हुआ है 5। आफ्टर दिस मैं अगेन एक और बॉल को इंसर्ट करता हूँ, उस पे लिखा हुआ है 3। तो यहाँ से क्या हुआ, इंसर्शन हुआ। तो ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं हम इसको इंसर्ट ऑपरेशन कहेंगे। और इसके बाद अगर इसको अभी निकालना है, किसी पर्टिकुलर बॉल को बाहर निकालना है, तो हम डायरेक्टली 8 को बाहर नहीं निकाल सकते। द रीज़न इज ये जो गिवन पाइप है वो एक साइड से ब्लॉक्ड है और इसका जो साइज़ है वो पाइप में टोटली फिट हो जा रहा है, तो हम बाकी बॉल्स को डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल सकते फ्रॉम द स्टैक। तो देखो जो फर्स्ट में आया ना, तो पहले हमें किसको निकालना पड़ेगा, 3 को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद 5 को बाहर निकालना पड़ेगा और उसके बाद 8 को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फर्स्टली आ रहा है वो लास्ट में जा रहा है, ये सबसे लास्ट में जाएगा, और जो लास्ट में आया था वो पहले जा रहा है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये देखो 3 सबसे आखिरी में आया था लेकिन सबसे पहले बाहर जा रहा है। तो इसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे देख सकते हैं हम, मैं बताता हूँ आप लोगों को। उसके पहले एम्प्टी स्टैक बनाएंगे हम। दिस इज एम्प्टी स्टैक। ओके हमारा ये ब्राउज़र है। रितेश सर, मेरी ब्राउज़र की स्क्रीन आप सभी को विजिबल है? यस। ओके सो यहाँ पे देखो, मैंने न्यू टैब में एक मैं वेबसाइट को अभी विजिट करूँगा, दैट इज़ amazon.com। तो जैसे ही हमने फर्स्ट साइट को विजिट किया तो हमारा ब्राउज़र है विजिटेड साइट्स को स्टैक में स्टोर करता है। तो देखो हमने अभी amazon.com को स्टोर कर दिया है, अमेज़ॉन को मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया है। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट साइट को विजिट करूँगा, दैट इज़ netflix.com। हमेशा ध्यान में रखना, हमारा जो ब्राउज़र में जो बैक वाला इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, बैक एंड फॉरवर्ड, तो ये स्टैक के थ्रू ही काम करता है। तो जिस भी आप साइट को विजिट करते हो ब्राउज़र स्टैक में स्टोर करता है। तो नेक्स्ट टाइम हमने कौन सी साइट विजिट की है, दैट इज़ नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स को हमने स्टैक में इंसर्ट कर दिया है। जस्ट आफ्टर द नेटफ्लिक्स any other website, that is flipkart.com, or instead of Flipkart we can visit india.org। देखो अभी india.org का होम पेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, होम पेज ऑफ india.org। एंड अगेन यहाँ पे मैं मैप्स ऑफ इंडिया की साइट पे जा रहा हूँ यहाँ से। तो ये इसका index.htm inside the maps, that is index.htm of map। now listen carefully कि जब भी हम अभी बैक बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखो मैं बैक बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, अभी जो टॉप पे साइट है, टॉप पे हमारी साइट कौन सी है, मैप्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखो ये जो साइट है ये मैप्स ऑफ इंडिया है, मैप्स ऑफ इंडिया। तो जैसे ही हम यहाँ पे बैक स्पेस की बटन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बैक स्पेस, ये जहाँ पे जब प्रीवियस साइट्स गो बैक, मतलब प्रीवियस साइट्स पे जब हम विजिट करते हैं, तो जैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इंटरनली हमारा ब्राउज़र क्या करता है, ये जो साइट यहाँ पे स्टोर की है इसको बाहर निकाल देता है। तो देखो मैप्स ऑफ इंडिया अगर यहाँ से बाहर आ जाती है, तो मैप्स ऑफ इंडिया बाहर आ जाने के बाद यहाँ पे हमारे टॉप पे कौन सा एलिमेंट रहना चाहिए, दैट इज़ होम ऑफ india.org। तो देखो बैक स्पेस बटन दबाते ही india.org पे आएंगे एंड दैट इज़ अवर टॉप साइट। तो ये जो सबसे आखिरी में आया था उसको बाहर निकाल रहा है साइट को। अगर मैं इसको यहाँ से निकालूंगा तो टॉप पे कौन दिखने चाहिए, नेटफ्लिक्स। तो देखो होम पेज से अगर बैक जाता हूँ तो इसका मतलब होता है स्टैक से india.org वेबसाइट गायब हो रही है, बाहर Sir, your screen is not visible. माई स्क्रीन इज नॉट विजिबल। I think someone has started screen sharing. Sir, now it's visible. Okay, fine। हाँ
यहाँ पे अभी हमारे टॉप पे, हमारी स्टैक में टॉप साइड पे कौन है, दैट इज होम, india.org का होम पेज। जैसे ही मैं इसको पॉप कर देता हूँ, स्टैक में से किसी एक एलिमेंट को रिमूव करना, इसको पॉप ऑपरेशन कहते हैं, पॉप। तो जैसे मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइट यहाँ से पॉप हो जाएगी home.org, और टॉप पे कौन दिखना चाहिए, टॉप पे दिखना चाहिए हमें नेटफ्लिक्स। तो देखो जैसे मैं यहाँ से बैक बटन प्रेस करूँगा तो हमें दिखेगा नेटफ्लिक्स। दिस इज़ हाउ ये सारी चीज़ें वर्क करती है। जैसे मैंने नेटफ्लिक्स को यहाँ से पॉप कर दिया तो लास्ट में हमें दिखना चाहिए अमेज़ॉन। यहाँ से नेटफ्लिक्स को पॉप करने के बाद देखो अमेज़ॉन दिख रहा है। तो इसको किसी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर से करना पॉसिबल नहीं है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बहुत इफ़िशियंट है इस प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये रियल लाइफ में आपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का भी यूज़ देख लिया, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का भी यूज़ देख लिया, और इसी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर्स को आप यूज़ करते हो तो जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जो भी प्रोग्राम बना रहे हो, बहुत ही इफ़िशियंटली काम करते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ओके, किसी को डाउट नहीं है? सर हाँ बोलो। कोड कैसे करते हैं? आई डिडंट गेट इट, कैन यू रिपीट? सर हाउ टू कोड दिस? ओके, देखो ये ना इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसमें हम आपको बताएंगे कि डेटा स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे हमारा ज़्यादा फोकस है। तो इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें लॉन्ग क्लासेस लगेंगे जिसमें हम नियरली 1 to 2 आवर्स आपको टीच कर रहे हैं। तो आज के सेशन के लिए हमारे पास लिमिटेड टाइम है, दैट इज़ 1 आवर। तो विद इन 1 आवर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं बता सकते। सो वी कैन अरेंज अनदर सेशन फॉर दैट, ओके, एंड वी आर प्लानिंग फॉर इट। ओके सर, नो प्रॉब्लम। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ क्यों करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से किसी भी एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड ये एक्चुअली चीज़ होती क्या है, इसके बारे में ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखोगे, सो यू कैन सी देयर आर 3 प्रोग्राम्स फॉर द सेम पर्पज़। यहाँ पे 3 प्रोग्राम्स आपको दिखेंगे, और ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम का छोटा सा पार्ट है, दैट इज़ फंक्शन। सो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, ये पर्सन 1 है, दैट इज़ टॉप राइट साइड में देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट कोड दिख रहा है हमें, यहाँ पे डायरेक्ट ये कोड जो है ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। अगर इन सारे नंबर्स का हमें सम करना है तो कोई भी प्रोग्रामर इनको 3 या उससे भी ज़्यादा तरीक़ों से सॉल्व कर सकता है, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 3 डिफरेंट मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड में क्या हो रहा है, हमारे पास एक ऑलरेडी फार्मूला है, दैट इज़ n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मुझे इन तीनों का सम करना है 1 2 3, तो इनका सम आ जाता है 6। तो वो डायरेक्ट फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का सम करना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। सो 3 + 1 4, 4 इंटू 3 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 6। एंड आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो 6 ही आया है, और इनका सम क्या होता है 1 + 2 दैट इज़ 3, 3 + 3 6। तो इस फार्मूला से हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। उसके बाद यहाँ पे सेकंड मेथड है यूजिंग द लूप। यहाँ पे क्या हो रहा है, i की वैल्यू आइटरेट हो रही है 1 से लेके n तक, जो भी n हमें इस फंक्शन के अंदर इनपुट में मिलेगा, तो वो हम सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करते जा रही है, एंड एट द एंड उस सम वैल्यू को हम रिटर्न करेंगे। एंड इन द थर्ड केस दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर बिगिनर्स, बट डोंट वरी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, i की वैल्यू 1 से लेके n टाइम्स आइटरेट हो जाएगी, एंड इसके इनसाइड जो हमारा लूप लग रहा है, नेस्टेड लूप, यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू हमारी j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होने के बाद ये i तक चलेगी। j इज लेस देन और इक्वल्स टू i एंड j++। सो जब i की वैल्यू 1 रहेगी
तो ये वन टाइम ही चलेगा। इट मीन्स ये इंटरनल लूप हमें वन नंबर जनरेट करके दे रहा है। जब सेकंड आइटरेशन में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तब ये 2 टाइम्स चलेगा। इट मीन्स ये हमें 2 नंबर जनरेट करके दे रहा है। और थर्ड टाइम्स जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये 3 टाइम्स चलेगा। तो इस तरीके से इंटरनल लूप हमें हर बार एक नंबर जनरेट करके देगा। तो इसकी भी आइटरेशन उतनी बार होगी जितना आई की वैल्यू बाहर के लूप में है। सो यहाँ पे हम सिंपली सम प्लस प्लस करेंगे। तो इससे क्या होगा देखो, अगर हमें फर्स्ट 3 नंबर्स के सम चाहिए दैट इज 1 2 एंड 3, तो ये 3 हो गया हमारे n की वैल्यू, n इक्वल्स टू 3, एंड बाहर वाला लूप 3 तक चलेगा दैट इज 1 2 एंड 3। एंड फॉर ईच आइटरेशन, लेट से फर्स्ट आइटरेशन में i की वैल्यू 1 है तो ये कितनी बार चलेगा इंटरनल लूप, ओनली 1 टाइम्स, और उसमें हम सम प्लस प्लस कर रहे हैं। तो सम की वैल्यू इनिशियली 0 थी वो 1 हो गई। नेक्स्ट आइटरेशन में i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इंटरनल लूप हमारा 2 टाइम्स आइटरेट होगा, बिकॉज ये कब तक चलेगा, 1 से स्टार्ट होके i की वैल्यू तक। तो i की वैल्यू 2 है तो नेक्स्ट आइटरेशन में 2 टाइम्स आइटरेट होगा तो सम 2 बार इंक्रीमेंट होगा। इन अ फर्स्ट इंक्रीमेंटेशन ये 2 बन जाएगा और थर्ड इंक्रीमेंटेशन में 3 हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट 2 नंबर्स की सम 3 है, एंड नेक्स्ट आइटरेशन में जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये 3 टाइम्स आइटरेट करेगा दैट इज़ 4 5 एंड 6। तो फाइनल सम हमें इससे भी मिल जाएगा कि सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर 6 आता है। तो किसी भी नेचुरल नंबर्स के सम कैलकुलेट करने के लिए, फर्स्ट n नंबर्स के सम को कैलकुलेट करने के लिए ये तीनों मेथड्स बहुत इफ़िशियंट है। लेकिन इनमें से कोई भी बेस्ट केस हो सकता है, कोई वर्स्ट केस हो सकता है, कोई एवरेज केस हो सकता है। मतलब तीनों के लिए डिफरेंट टाइम लगेगा, तीनों सेम अमाउंट ऑफ टाइम में हमें आंसर्स कैलकुलेट नहीं करके दे सकते। तो मुझे बताओ आपको कौन सा यहाँ पे मेथड इजी लग रहा है, कौन सा आपको ऐसे you believe that कि this solution will calculate the answer in a minimum time? Second one formula Yes, n sir. square into n plus 1 upon 2. यस डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, डायरेक्टली हम फार्मूलाज में वैल्यू डालेंगे वो डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट करके देगा, इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं होगी। सो दिस इज द बेस्ट केस, ये बेस्ट केस है। एंड देन व्हाट अबाउट दीज 2 लूप्स, इन लूप्स के बारे में हमें अभी कैलकुलेट करने के लिए सीखना है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लूप्स। जब भी लूप आता है तो वहाँ पे प्रोसेसेस हो रहे हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। फार्मूला हमेशा कांस्टेंट रहता है तो ये कोई भी टाइम नहीं लेगा, सेम फार्मूलाज में वैल्यू आ जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएगा और हमें आंसर देगा। तो ये किसी n की वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं रहेगा। n की वैल्यू अगर आप कुछ भी डालोगे तो फार्मूला चेंज नहीं होगा। इट मीन्स ये हमें कांस्टेंट टाइम में आंसर देगा, चाहे आप वैल्यूज़ कुछ भी डालो, कोई भी वैल्यू एंटर करो n की, दैट इज़ 1 2 3 और इट कैन बी एनीथिंग अप टू n, कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये आंसर आपके लिए कैलकुलेट करके देगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ n। बट अगर आप इसके जगह इंस्टेड ऑफ दिस कोई लूप वाला मेथड यूज करते हो, दैट इज i स्टार्ट होगा 1 से i n तक चलेगा, एंड इन ईच आइटरेशन i की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी, एंड इन ईच आइटरेशन हम i की वैल्यू को सम नाम के वेरिएबल में ऐड करते जाएंगे, जिसको हम ऊपर डिक्लेयर करके रखेंगे सम इक्वल्स टू 0, एंड सम में ईच आइटरेशन में i की वैल्यू इंसर्ट करते जाएंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस i। सो इन दिस केस क्या हो रहा है, अगर n की वैल्यू 1 होती है, n की वैल्यू 1 होती है तो ये हमारा लूप 1 टाइम्स रिपीट होगा। इंस्टेड ऑफ 1 अगर ये 10 होती है वैल्यू तो ये लूप 10 टाइम्स रोटेट हो जाएगा, ये 10 टाइम्स रोटेट हो जाएगा लूप हमारा। i की वैल्यू, n की वैल्यू अगर 100 हो जाती है तो 100 टाइम्स, 1000 होती है 1000 टाइम, लाख होते हैं लाख टाइम्स, n के लिए n टाइम्स। तो लूप कितनी बार रिपीट होगा, कितनी बार रोटेट होगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन n। यहाँ पे फार्मूला था n डालोगे तो आंसर आएगा, बट इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज हो रहे,
विथ रिस्पेक्ट टू n, तो इट मीन्स ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। अगर अभी एज अ रॉ मतलब अभी हमने कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये नहीं सीखा है, तो अभी हम एक इसके लिए एक तरीके से मेजरमेंट लिख के रखते हैं कि ये n टाइम्स चलेगा ऑन एन एवरेज। n की वैल्यू अगर 5 है तो 5 टाइम्स चलेगा, 6 है तो 6 टाइम्स चलेगा इन अ सिमिलर वे। लेकिन हमारा जो कांस्टेंट फार्मूला था वो एक ही बार चलेगा, ये फार्मूला कभी रिपीट नहीं होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, नो इट विल नॉट रिपीट। सो ये ओनली 1 टाइम्स चलेगा। तो अगर दोनों को कंपेयर करना है, ऑन दी लेफ्ट साइड n को रखते हैं एंड ऑन दी राइट साइड 1 को रखते हैं, तो n की वैल्यू आप कुछ भी दे दो, लेट से 100, यहाँ पे n इक्वल्स टू 100 दे देते हैं। तो इस फार्मूला में क्या होगा, n के अंदर 100 डाल देंगे तो 100, और यहाँ n है ही नहीं, इसका जो मेजरमेंट ले रहे हैं हम यहाँ पे n है ही नहीं, दैट इज़ ये हमेशा 1 रहेगा। तो ऑफकोर्स 100 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये हमेशा 1 में ही आंसर आपको कैलकुलेट देगा फर्स्ट टाइम में। तो दैट इज़ वाई कि जो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ मोर इफिशियंट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू अदर टू। और इसीलिए हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना पड़ता है कि विच प्रोग्राम इज़ मोर इफिशियंट, बिकॉज कभी ऐसे भी दो केसेस हो सकते हैं। दिस इज़ मोर इंट्यूटिव सॉल्यूशन कि आपको मतलब ये समझाने के लिए बहुत इंट्यूटिव अप्रोच रहेगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत क्यों है। देयर इज़ वन पर्सन A and there is another person B. कोई भी दोनों ने एक प्रोग्राम बनाया है, तो पर्सन A ने एक इफिशिएंट अप्रोच यूज़ किया है, इफिशिएंट और ऑप्टिमाइज्ड जो सॉल्यूशन प्रॉपर होता है, और B ने नेव सॉल्यूशन ट्राई किया है जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन, मतलब ये ज़्यादा टाइम लेगा। बट यहाँ पे और एक ड्रॉबैक है, ए ने इफिशिएंट सॉल्यूशन लिखा बट इसके पास वीक सिस्टम्स है, और इंस्टेड ऑफ वीक वी कैन यूज द स्लो वर्ड, स्लो कंप्यूटर एंड फास्ट कंप्यूटर। सो नाउ लिसन, पर्सन ए ने इफिशिएंट कोड लिखा है एंड पर्सन बी ने नेव कोड लिखा है विच इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड। नॉट ऑप्टिमाइज्ड एंड ये ऑप्टिमाइज्ड है। तो इन दोनों केस में क्या होगा, जिसके पास ये ऑप्टिमाइज्ड कोड है, अच्छा कोड है जो जल्दी रन होने की गारंटी प्रोवाइड करता है, बट कंप्यूटर सिस्टम बहुत स्लो है, तो ये चलेगा 1 आवर में। एंड इसने कोड नेव लिखा है विच इज़ नॉट ऑप्टिमाइज्ड, बट इसके पास कंप्यूटर सिस्टम बहुत फास्ट है, तो ये 30 मिनट्स में रन कर जाएगा बिकॉज इसके पास कंप्यूटर सिस्टम फास्ट है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सिस्टम स्लो है, इट इज़ नॉट आवर फॉल्ट बिकॉज हमने बहुत अच्छा कोड लिखा है, और इसने वर्स्ट नहीं बोल सकते बट इट इज़ नॉट ऑप्टिमाइज, तो इसको फिर भी कम टाइम लग रहा है बिकॉज इसके पास फास्ट कंप्यूटर है। बट जब भी आप प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर्स के लिए आप कोड लिखोगे जो मल्टीपल यूज़र्स यूज़ करेंगे, तो उनके लिए भी जो भी कैलकुलेशन के लिए आपको सिस्टम्स चाहिए होंगे वो सर्वर पे होंगे, और सर्वर पे जो भी कंप्यूटेशन के लिए सिस्टम्स एनेबल किए जाते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्टर होती है, और फॉर एवरी यूज़र इट विल बी इक्वल। मतलब आपके पास अगर एक फ़ोन है और आप सर्वर से कुछ डेटा ले रहे हो, और सेकंड पर्सन है वो सर्वर से डेटा ले रहा है सेम इंटरनेट स्पीड पे, तो ये सर्वर इसके लिए भी इक्वली सेम ट्रीटमेंट देगा और इस डिवाइस के लिए भी सेम ट्रीटमेंट देगा। तो इस केस में हमारा जो भी कोड होगा वो दोनों कोड अभी सेम मशीन पे रन होने वाले हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, दोनों कोड डिफरेंट मशीन पे रन होने वाले थे, एक स्लो कंप्यूटर पे और फास्ट कंप्यूटर पे। तो इसमें क्या हुआ, कोड इफ़िशिएंट था फिर भी लेट रन हुआ, और यहाँ पे कोड ऑप्टिमाइज नहीं था फिर भी फास्ट रन हुआ। बट यहाँ पे अभी सिस्टम एक ही है, सर्वर हमारा एक ही है, और यहाँ पे ए का भी कोड रन हो रहा है और बी का भी कोड रन हो रहा है। तो इन दिस केस ए का कोड ऑप्टिमाइज था, तो ए का कोड हो सकता है हमें 15 मिनट्स में आंसर प्रोवाइड कर दे,
एंड बी के लिए इट विल टेक नियरली 30 डेज। तो ये डिफरेंस होता है, ये जो टाइम ड्यूरेशन दिया है ना, ये जस्ट मतलब व्हाट वी कैन से डेफिनेट टाइम नहीं है, ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए टाइम ड्यूरेशन लिया है, ये कोई किसी फार्मूला से कैलकुलेट किया गया नहीं है, जस्ट टू शो द बिग डिफरेंस। तो ए 15 मिनट में कैलकुलेट करेगा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन और बी को लगेगा 30 डेज, बिकॉज इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं है। और ऑप्टिमाइजेशन चेक करने के लिए हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते आना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो इसके बाद हम सीखने वाले हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एंड उसके लिए एक बेसिक एग्जांपल लेने वाले हैं हम कि लीनियर सर्च का। हमारे पास एक गिवन एरे है जिसमें से हमें एक एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। सो नाउ लेट्स जंप टुवर्ड्स द माय IDE। रितेश सर, कैन यू कंफर्म दैट कि मेरा जो IDE है वो सबको विजिबल है? Yes, it's visible. ओके। Now I'm going to code one program in the standard language, that is CPP. आप आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर सकते हो when you will do the practice. सबसे पहले हमारे पास एक एरे होगा जिसमें टोटल एलिमेंट्स है 10 एलिमेंट्स है, और यहाँ पे मैं रैंडमली 10 एलिमेंट्स को एंटर कर देता हूँ। ओके, हमारे पास अभी 10 एलिमेंट्स हैं और इस एरे में हमें सर्च करना है कि एक गिवन एलिमेंट की पोजीशन कहाँ पे है, उसका इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं क्यू नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट्स से क्वेरी द एलिमेंट विच वी वांट टू सर्च, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 10। हम 10 एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं और इंस्टेड ऑफ 10 लेट्स राइट 5। हम 5 एलिमेंट इस पूरे एरे में कहाँ पे है ये सर्च करना चाहते हैं, 0 1 2 3। सो थर्ड लोकेशन पे हमारा 5 लोकेटेड है, बट वी वांट टू सर्च दैट प्रोग्रामेटिकली। तो सर्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। और इंट स्टार्ट होगा 0 से, बिकॉज हम 0th लोकेशन से सर्च करना स्टार्ट करेंगे। लूप कब तक रन होना चाहिए, n टाइम्स, बिकॉज एंटायर एरे को हमें सर्च करना है। तो एरे का जो भी साइज होगा उतने टाइम्स चलना चाहिए। तो n यहाँ पे क्या है, 10 है, तो लेस देन 10, बिकॉज 0 to 9 हमेशा एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 0 से 9 तक लूप चलेगा एंड ईच आइटरेशन i की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी। एंड इनसाइड दिस लूप हम कंपेयर करेंगे कि करंट लोकेशन पे एरे ऑफ i, करंट लोकेशन पे जो भी इंडेक्स है वो q के इक्वल है क्या, बिकॉज q क्या है, वो डिजायर्ड एलिमेंट है जिसको हम सर्च करना चाहते हैं इन अ गिवन एरे। तो अगर करंट एलिमेंट q के इक्वल है देन व्हाट वी विल प्रिंट, वी विल प्रिंट सी आउट एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, एंड यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट कर देंगे दैट इज i। इस तरीके से हमारा गिवन प्रोग्राम, इसको हम लीनियर सर्च कहेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम
लाइन बाय लाइन एक एक स्टेप वाइज हमें लीनियरली सर्च करते जाना है। फर्स्टली 0 के साथ कंपेयर करेगा q को। यहाँ पे q की वैल्यू 5 है, तो क्या 12 इक्वल्स टू 5 है? नो। देन इट विल गो टू द नेक्स्ट इंडेक्स 7 के साथ कंपैरिजन होगा एंड इट विल गो अप टू 5। यहाँ पे 5 के साथ कंपैरिजन होगा कि एरे ऑफ i, ये इंडेक्स कौन सा है? 0 1 2 3। तो जब i की वैल्यू 3 होगी तो एरे ऑफ 3 पे क्या होगा हमारा? 5 इक्वल्स टू q, दैट इज q की वैल्यू भी 5 है, दोनों मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स i, दैट इज 3। तो ये हमें बता देगा कि थर्ड इंडेक्स पे आपको एलिमेंट मिल गया है। एंड दिस इज हाउ वी डू द लीनियर सर्च। इसमें अभी मैंने सारे एज केसेस कवर नहीं किए हैं, जैसे एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए, तो ये केस मैंने यहाँ पे कवर नहीं किए बिकॉज अभी हमारा मेन मोटो है कि लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना। तो अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो ये फाइंड कुछ भी आंसर नहीं करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो हमें यही एलिमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा जो एरे में प्रेजेंट है। वो एज केस को हम इजीली कवर कर सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट इन दिस सेशन। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 3, बिकॉज 5 कहाँ पे मिल रहा है? इंडेक्स 5 यहाँ पे मिल रहा है, इंडेक्स 3 पे। तो इन्होंने बोल दिया एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 3। इफ आई वांट टू सर्च फॉर 57, ये क्या बोलेगा? एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑफ 57। अब 57 का इंडेक्स क्या है? 987, तो 7th इंडेक्स पे मिल गया। एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 7। तो जब भी आप कोई सर्च करते हो इंटरनेट पे, कुछ भी सर्च करते हो, किसी का रिजल्ट, किसी की आईडी, किसी का नेम, कुछ भी आप सर्च करते हो, तो ये सिस्टम रियल लाइफ में इस तरीके से वर्क नहीं करते। लेकिन आप मान के चलो कि यहाँ पे किसी स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर्ड है और आपको फाइंड आउट करना है, आपने जैसे ही रोल नंबर डाला वो इसमें प्रेजेंट है कि नहीं फाइंड आउट करना है। मतलब है मेरिट लिस्ट का हमने एरे डाला है जिसमें जो भी स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में है उनके रोल नंबर स्टोर्ड है। तो यहाँ पे यूज़र अपना रोल नंबर प्रोवाइड करेगा। मान लो ये सारे रोल नंबर्स जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आया उनके रोल नंबर्स हैं, और मेरा रोल नंबर 55 है, तो मुझे चेक करना है कि मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा रोल नंबर डाला मैंने 55 और इसको मैं सर्च कर रहा हूँ। इसने बोल दिया कि एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 9 विच इज लास्ट इंडेक्स। अब इसको कहते हैं लीनियर सर्च, बिकॉज हम लीनियरली सारी चीजें सर्च करते हैं। बट लीनियर सर्च का एक ड्रॉबैक है एंड दैट ड्रॉबैक इज हियर आई विल एक्सप्लेन दैट। अभी हमारी जो मेरिट लिस्ट थी वो अच्छी बात है कि सिर्फ 10 स्टूडेंट की थी, बट व्हाट इफ कि उसमें 1 लाख स्टूडेंट है। जीरो 1 2 3 और ये 1 लाख वाला इंडेक्स है। इस तरीके से, और मेरा जो नाम है या मेरा रोल नंबर है या मैं जो भी चीज सर्च करना चाहता हूँ वो यहाँ पे लोकेटेड है इन द लास्ट एलिमेंट, दैट इज 24। और मैं 24 को फाइंड आउट करना चाहता हूँ और मेरी क्वेरी है 24। आई वांट टू सर्च नंबर 24 इन द गिवन एरे। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? ईच इंडेक्स पे आइटरेट करना पड़ेगा। तो ईच इंडेक्स में आइटरेट करने के लिए यहां से, उसके बाद सेकंड इंडेक्स पे चेक करना पड़ेगा, उसके बाद थर्ड इंडेक्स पे। देखो मैं यहाँ पे थर्ड इंडेक्स बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, हमेशा एरे 0 से स्टार्ट होता है। तो हमने इंडेक्स को 0th पोजीशन से काउंट करना स्टार्ट किया है, 0th, फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद थर्ड इंडेक्स, थर्ड पे कंपेयर करेंगे, फोर्थ पे, एंड सो ऑन। ये मुझे कितने बार करना पड़ेगा? 99,999 टाइम्स। और जब मैं 1 लाख टाइम्स मेरा लूप चलेगा, मतलब लास्ट आइटरेशन में रहेगा, तब मुझे मिलेगा 24। कि 24 का लोकेशन क्या है? दैट इज 1 लाख, 10,000 एंड 1 लाख। ये मुझे कब मिलेगा? जब मेरे लूप के 1 लाख आइटरेशन कंप्लीट हो जाएंगे।
विच इज़ नॉट कन्वीनियंट, बिकॉज अगर हमने पीछे से लूप स्टार्ट किया होता तो हमें डायरेक्टली वो वहीं पे मिल जाता, लेकिन हमें अभी ये भी तो नहीं पता रहेगा कि लूप हमारा मतलब मेरा वैल्यू जो सर्च करना है दैट इज़ 24, वो इन बिटवीन कहीं पे भी हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा आखिरी में ही होगा या हमेशा पहले होगा, वी नेवर नो दैट कि वो कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ अलग सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, हमें एक एलिमेंट ढूंढने के लिए 1 लाख आइटरेशंस लगाने पड़ेंगे। तो ये हमेशा लीनियर सर्च किस में काम करता है, अभी सिर्फ ध्यान में रखो बिग ऑफ एन टाइम्स। बिग ओ क्या होता है ये जस्ट मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ थोड़ी देर में, लेकिन लीनियर सर्च के बारे में ध्यान रखना है कि ये बिग ओ एन मतलब हमेशा अकॉर्डिंग टू एन, एन के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। अगर आपके एरे के एलिमेंट 1000 है तो ये वर्स्ट केस में। अब वर्स्ट केस और बेस्ट केस क्या होते हैं, सबसे बेस्ट केस क्या होगा हमारे पास कि हम जिस एलिमेंट को ढूंढना चाहते हैं वो पहले ही पोजीशन पे सिचुएटेड है, दैट इज 24 यहीं पे सिचुएटेड है। तो इससे क्या होगा, हम फर्स्ट आइटरेशन में जाएंगे, फर्स्ट आइटरेशन में हमें डिजायर्ड एलिमेंट मिल जाएगा एंड वी विल प्रिंट दैट डिजायर्ड एलिमेंट इज फाउंड एट 0th इंडेक्स, 0th इंडेक्स पे मिल गया। बट ये हमेशा बेस्ट केस नहीं होता है, हमेशा लक अच्छे नहीं होते हैं और लक के ऊपर हम डिपेंड भी नहीं रह सकते हैं। हमें लॉजिक लगाना है, हमें खुद कुछ ना कुछ वहाँ पे वर्क इम्प्लीमेंट करना है कि हमारे अकॉर्डिंग आंसर आए। अगर यही आंसर किसी 99 पोजीशन पे होता तो हमारे लूप को 99 टाइम्स रन करना पड़ता। तो ये क्या डिपेंड किस पे है, ये टोटली डिपेंड्स ऑन एन, एन के अकॉर्डिंग काम करता है। तो हमें कुछ ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लाना पड़ेगा सर्चिंग के लिए। तो फिर से एक बार मैं 1 मिनट में डेटा स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस कवर कर देता हूँ। जो नॉर्मल पर्सन है जिसने सिर्फ सी प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ी है अकॉर्डिंग टू दी नीड, जो भी आपकी बिजनेस लॉजिक के लिए या डेवलपमेंट के लिए नीड है, और उसके बाद उसने अगर सॉफ्टवेयर बनाया तो वो नॉर्मली लीनियर सर्च इंप्लीमेंट करेगा। और इससे क्या होगा, वो प्रोग्राम तो बिल्ड करेगा, सॉफ्टवेयर बिल्ड करेगा, बट विच डजंट गारंटी सॉल्यूशन इन द मिनिमम टाइम, मतलब वो फास्ट काम नहीं करेगा। हो सकता है वो किसी प्रोग्राम में क्रैश हो जाए बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर रहा है, ये भी पॉसिबिलिटीज होते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा कि प्रोसेसेस को किस तरीके से हम फास्ट कर सकते हैं। जस्ट आफ्टर द लीनियर सर्च यहाँ पे हमें 3 केसेस देखने हैं उसी लीनियर सर्च में, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। बेस्ट केस क्या होता है, जब हमें बिग ऑफ एन में मतलब कांस्टेंट टाइम में सॉल्यूशन मिल जाता है और हमें पता होता है कि और ये बेस्ट केस है ना, ये रिलेटिव है, कोई फिक्स्ड मतलब इसका मेजरमेंट नहीं है कि बिग ऑफ 1 ही हमेशा बेस्ट रहेगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर सर्च बिकॉज हम लीनियरली सर्च कर रहे हैं। तो हमारे लिए बेस्ट केस क्या होगा, हम जिस एलिमेंट को ढूंढना चाहते हैं वो पहले पोजीशन पे है, हमेशा पहले पोजीशन पे है, तो हमारा आइटरेशन कितनी बार काम करेगा, सिर्फ एक ही बार काम करेगा, तो एक पहले केस में हमें वैल्यू मिल जाएगी। बिग ओ ऑफ एन ये वर्स्ट केस रहेगा। वर्स्ट केस क्या रहेगा, जब हमें सबसे आखिरी में मिलेगा, हमेशा एलिमेंट सबसे आखिरी में मिलेगा, तो ये वर्स्ट केस है इस एल्गोरिदम के लिए। और एवरेज केस क्या रहेगी, देखो इस केस में एवरेज केस 2 से लेके n-1 तक सारे एलिमेंट एवरेज केस में आ रहे हैं। बट किसी भी एल्गोरिदम को हम इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि इसके लिए बेस्ट केस ये होगा, वर्स्ट केस वो होगा, बिकॉज n नंबर किससे आता है, n आता है यूज़र से, n आता है यूज़र से, एंड वी डू नॉट नो कि वो नंबर क्या डालेगा। इन एडवांस हमें पता नहीं रहेगा कि n की वैल्यू क्या रहेगी। दैट्स वाई इन सब के जितने भी केसेस होंगे वो डिपेंड्स ऑन n। लीनियर सर्च में डिपेंड रहेगा कि आपके एरे की लेंथ कितनी बड़ी है। तो एरे की लेंथ n है, तो यहाँ पे मैंने नोटेशंस बताए। बिग O का मतलब होता है वर्स्ट केस, थीटा मतलब होता है एवरेज केस एंड ओमेगा मतलब होता है बेस्ट केस। तो बेस्ट केस हमारा ओमेगा में डिफाइन करेंगे, एवरेज में थीटा और बिग O वर्स्ट के लिए। और यहाँ पे सारे के सारे n पे डिपेंडेंट है, बिकॉज कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि यूज़र कोई भी नंबर डाले और आपको पहले ही मिलेगा, ऐसे कभी नहीं होगा। तो इसीलिए n लिखा है मैंने यहाँ पे। तो हमेशा हम बिग O की बात करते हैं। बिग O की बात क्यों करते हैं, बिग O तो वर्स्ट केस को डिफाइन करता है,
और हमेशा हमें तो बेस्ट केस के बारे में बात करना चाहिए, लेकिन हम वर्स्ट केस के बारे में क्यों बात करते हैं हमेशा? वर्स्ट केस, द रीज़न इज, मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने क्या बोला है कि बेस्ट केस में तो वो 1 दिन में या 1 सेकंड में आंसर दे देगा, बेस्ट केस में 1 सेकंड में आंसर दे देगा, लेकिन वर्स्ट केस में आपको 100 ईयर्स भी लग सकते हैं वर्स्ट केस में। और एक दूसरे पर्सन ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसको मैं ग्रीन कलर में डिनोट करता हूँ, वो बेस्ट केस में क्या करता है, बेस्ट केस में वो 5 सेकंड्स लेता है, लेकिन वर्स्ट केस में वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट ही ले सकता है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा। तो हमें किसको कौन सा सॉफ्टवेयर खरीदना चाहिए, ब्लैक वाला और ग्रीन वाला? ग्रीन वाला। डेफिनेटली वी विल परचेज द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द ग्रीन वन, बिकॉज ये हमें वर्स्ट केस में, मतलब बुरे से बुरे सिनेरियो में गारंटी देता है कि ये 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और ये बेस्ट केस वाला क्या देखता है, 1 सेकेंड में तो हमें आंसर दे देंगे, लेकिन अगर कुछ चीज़ें गड़बड़ी होगी तो आपको 100 साल रुकना पड़ सकता है। तो हम हमेशा क्या देखते हैं कि बुरी से बुरी सिचुएशन क्या हो सकती है, और वर्स्ट सिचुएशन अगर अच्छी है इट मीन्स वो बेस्ट केस में तो और अच्छा परफॉर्म करेगा। सो ऑन मोस्टली 99.99% टाइम, ये डेटॉल बोलता है ना 99.99% मतलब वो कीटाणु मारता है, इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ। 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि समटाइम्स हमें यूज़ करना पड़ सकता है बेस्ट केस, एवरेज केस, लेकिन मोस्टली हम 99.99% टाइम्स हम वर्स्ट केस की बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो जो भी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो रहेगी। अगर वर्स्ट केस अच्छा परफॉर्म कर रही है इट मीन्स बेस्ट और एवरेज केस तो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। तो हमेशा हम वर्स्ट केस को कंपेयर करते हैं, देखते हैं। तो इसमें हमने लीनियर सर्च के बारे में देख लिया कि ये क्या n टाइम्स चलता है, हमेशा n की जो वैल्यू होगी n पे डिपेंड रहेगा। अब यहाँ पे एक एक एग्जांपल्स लेता हूँ डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के, बिग ऑफ 1, बिग ऑफ n, बिग ऑफ n प्लस n, उसके बाद बिग ऑफ n इंटू m, बिग ऑफ स्क्वायर रूट n एंड बिग ऑफ लॉग n। ये बेसिक एग्जांपल्स लेने वाले हैं, उसके बाद बाइनरी सर्च पढ़ेंगे, एंड देन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, वो हम अभी बताने वाले हैं जस्ट आफ्टर दिस, तो आपको वेट करना है, ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर में ना थोड़ा पेशेंस रखना है, समटाइम्स इट में फील कि बोरिंग, यहाँ पे कुछ जम रही ना है, बना नहीं रहे हैं, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अगर आपने सही लोगों से पढ़ा और सही तरीके से उसका रियल लाइफ यूज़ समझे, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं आपको उसी इंटरेस्टिंग वे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ़ यू फील कि मेथड्स में कुछ चेंजेस चाहिए तो यू कैन सजेस्ट। तो यहाँ पे देखो हम बेस्ट सिनेरियो चेक कर रहे हैं, बेस्ट केस। और बेस्ट केस क्या होता है, बिग ओ ऑफ 1, मतलब एक ही बार में आपको आंसर दे दे। तो बेस्ट केस क्या होता है, बिग ओ ऑफ 1, बिग ओ ऑफ 1। और बिग सर ओमेगा होता है ना? नहीं, वो क्या हो गया, वो डिनोट करने के लिए हो गया। और अभी हम वर्स्ट केस की बात करेंगे ना, देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि हमेशा हम वर्स्ट केस को कैलकुलेट करेंगे। ये वर्स्ट केस में से बेस्ट है, मतलब सबसे बुरे से बुरे टाइम में किस तरीके से परफॉर्म करेगा। तो ये अभी वर्स्ट केस से हम डिनोट करेंगे, दैट इज बिग ओ ऑफ बिग ओ। तो बिग ओ ऑफ 1 मतलब वर्स्ट केस में भी वो एक ही टाइम में काम कर रहा है, इट मीन्स ये बेस्ट केस हो गया ना। तो जब भी हम डिनोट करेंगे बिग ओ से ही डिनोट करेंगे। तो बिग ओ ऑफ 1 का मतलब क्या होगा, वो एक ही बार में हमें सॉल्यूशन दे देगा, दूसरा कोई आइटरेशन करेगा ही नहीं, दूसरा कोई रिपीटेशन करेगा ही नहीं। इसके लिए मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है, दैट इज स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर। हमारे पास 2 नंबर्स है, ए की वैल्यू 5 है एंड बी की वैल्यू 10 है। ये है ओरिजिनल, दैट इज इनपुट। और मैं आउटपुट में एक्सपेक्ट करता हूँ कि ए की वैल्यू 10 हो जाए और बी की वैल्यू 5 हो जाए। इन दोनों के बीच में स्वैपिंग हो रही है नंबर्स की, और ये हमेशा कांस्टेंट टाइम में रन होगा। बिकॉज देखो स्वैपिंग के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम बना के देता हूँ, इंट a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 10। उसके बाद हमने टेम्पररी वेरिएबल लिया एक। स्वैपिंग ऑलरेडी आपको आई थिंक पता है, ठीक है, ये इतना भी मतलब बड़ा प्रोग्राम नहीं है। अगर नहीं पता है तो जस्ट इसके बाद आप एक बार देख लो, इजी क्वेश्चन है ये।
एक टेम्पररी वेरिएबल लिया है हमने जिसमें हमने a की वैल्यू स्टोर करके रख दी है। अभी a में हम b की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और b में वैल्यू डाल रहे हैं टेम्प की। तो इससे क्या हो जाएगा, ये नंबर स्वैप हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू b में आ जाएगी और b की वैल्यू a में आ जाएगी। तो इसमें टोटल कितने लाइंस का कोड है, देखो 1 2 3, वो ऊपर वाले तो डिक्लेरेशन ही है, सिर्फ 3 लाइंस का कोड है। और आप किसी भी नंबर को स्वैप करो, आप ऐसे बोलोगे कि 50, यहाँ पे 50 लिखा है और यहाँ 100 लिखा है, तो ये ऐसे नहीं बोलेगा कि आई विल टेक 3 मोर लाइंस टू रन द कोड, ये नहीं बोलेगा, 3 लाइंस में ही रन हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ लूप भी नहीं चल रहा है, इट मीन्स 3 ही ऑपरेशन लगेंगे हर एवरी टाइम। जब भी आपको उस नंबर को स्वैप करना है तो 3 ही ऑपरेशन लेगा। इसका मतलब एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क करता है। तो कांस्टेंट ऑफ अमाउंट वर्क को, कांस्टेंट टाइम में जो वर्क होता है उसको हम बिग O ऑफ 1 से डिनोट करते हैं कि कांस्टेंट इसमें हो जाएगा हमेशा, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो ये बिग O ऑफ 1, तो ये सबसे अच्छा केस है कि अगर आपको सॉल्यूशन एक ही बार में मिलता है विदाउट एनी आइट्रेशन, तो उसको हम डिनोट करेंगे बिग O ऑफ 1। तो ये हमारी होगी फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी। बिग O ऑफ 1 का मतलब होता है वो हमेशा पहली बार आपको आंसर दे देगा। आफ्टर दिस हमारे पास आता है बिग O ऑफ n। बिग O ऑफ हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, दैट इज लीनियर सर्च, जहां पे भी हमारा लूप मैक्सिमम n टाइम्स चल सकता है। जैसे फॉर i कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, एंड देन I will run for less than or equals to n times, and in each iteration I will increase by 1। और यहाँ पे अगर आपने स्लाइड में देखा होगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, बिग O ऑफ 1 वर्क, कमेंट में लिखा है। इसका इट मीन्स फॉर के अंदर जो भी काम होंगे वो कांस्टेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इसके अंदर भी और एक लूप चला दिया और आप बोलोगे n टाइम्स काम करेगा, नो। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स चाहिए जो बिग ऑफ 1 में वर्क होते हैं। तो ये जो पूरा लूप चल रहा है ये n टाइम्स चलेगा हमेशा, और n हमारे पास आएगा यूजर से। और जब भी n यूजर से आएगा इट मीन्स लूप की लेंथ यूजर पे डिपेंड रहेगी कि वो कौन सी वैल्यू डालना चाहता है। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम डिफाइन करते हैं बिग O ऑफ n, मतलब n टाइम्स, मैक्सिमम वर्स्ट केस में n टाइम्स चल सकता है। तो इसको लीनियर सॉल्यूशन माना जाता है कि ये ठीक है, n अगर ऑप्शन है तो n बार तो कंपेयर करना पड़ेगा, ये नॉर्मल सी बात होती है। तो इसको लीनियर सॉल्यूशन माना जाता है। और एल्गोरिदम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में अगर आप बिग ऑफ n में सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम, तो ठीक ठाक माना जाता है इसको। मतलब अगर 10 लोगों में से हाइटेड पर्सन को फाइंड आउट करना है तो 10 पर्सन की हाइट तो मेजर करनी पड़ेगी ना। तो इट मीन्स 10 पर्सन के पास जाना पड़ेगा, 10 पर्सन से पूछना पड़ेगा। तो 10 पर्सन को हम प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 10 पर्सन है और 10 में से सबसे हाइटेड पर्सन को हमें निकालना है और एक पर्सन की हमने हाइट ही काउंट नहीं की, तो इससे मैक्सिमम नहीं मिल सकता हमें। तो इसीलिए जो नॉर्मल केस होता है जहाँ पे हमें लीनियरली काम करना पड़ता है n टाइम्स, उसको डिनोट करते हैं बिग O ऑफ n से। तो ये लूप n टाइम्स चल रहा है, इसीलिए इसको हम बिग ऑफ n बोल रहे हैं। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास बिग O ऑफ n प्लस m। अभी इस केस में देखो एक ही लूप चला था, लेकिन यहाँ पे 2 लूप चल रहे हैं। बट वो लूप किस तरीके से रन हो रहे हैं ये भी डिपेंड करता है कि नेस्टेड लूप्स है और इंडिविजुअल कंटिन्यूअस लूप है। तो ये इंडिविजुअल कंटिन्यूअस लूप है। देखो ये यहाँ पे एक लूप चल रहा है, i 0 से स्टार्ट होके i लेस देन n i प्लस प्लस, और इसके अंदर कांस्टेंट वर्क होगा। और ये बाहर लूप चल रहा है, ठीक है। ये लूप जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद हमारा दूसरा लूप स्टार्ट हो जाएगा। इसको J से डिनोट करते हैं। ये m टाइम्स चलेगा, m की वैल्यू भी यूजर से ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे n टाइम्स चल रहा है, यहाँ पे m टाइम्स चलेगा। एंड इन दिस केस हम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताएंगे, इस लूप की कैलकुलेट करना है या इस लूप की कैलकुलेट करना है या दोनों लूप की कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर लूप बाहर है, मतलब वो एक दूसरे के अंदर नेस्टेड नहीं है, तो दोनों लूप के कॉम्प्लेक्सिटीज को हम सम कर देते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितने हैं, बिग O ऑफ n,
इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ओ ऑफ एम। तो अगर जिस प्रोग्राम में 2 लूप इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, उस पूरे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, दोनों का सम करना है, ठीक है। और इसके बाद अगर एक थर्ड लूप होता है तो थर्ड लूप की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी हम सम करते हैं, बिग ओ ऑफ एम प्लस एन। और ये कॉम्प्लेक्सिटीज फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है। जनरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के जो इंटरव्यूज होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मतलब जो बड़े कंपनीज होते हैं जिनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं और उसी के लिए काम करवाते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनकी जो इंटरव्यू के प्रोसेसेस है, तो आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है, आपको कितना नॉलेज है इन डेप्थ, तो उसके लिए जनरली वो डेटा स्ट्रक्चर पे ही पूछते हैं सारी चीज़ें। और उसमें बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। तो आपको पेन एंड पेपर पे भी इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आप किसी भी प्रोग्राम को समझ सको कि ये कितना टाइम ले सकता है। और जितने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यूज होते हैं ना, बिलीव मी कि उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 2 लूप अगर किसी प्रोग्राम में इस तरीके से होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, एक के बाद एक अगर लूप आते हैं तो उनको सम करते जाना है। इसके नीचे अगर कोई पी नाम का लूप होता ना, तो बिग ओ ऑफ मतलब पी टाइम्स चलने वाला लूप होता, तो बिग ओ ऑफ एम प्लस एन प्लस पी, इस तरीके से हमारा काम चलेगा। एंड आफ्टर दिस हमारे पास थर्ड सिनेरियो है एन इंटू एम। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे एक के बाद एक लूप आ रहा है और यहाँ पे एक के अंदर एक लूप आ रहा है। तो अगर आपके पास नेस्टेड लूप है, आई थिंक इसकी 20 की लिमिट है, इसको क्लियर इरेज कर देता हूँ मैं। ओके, अभी हमारे पास लूप्स जो है वो नेस्टेड लूप्स है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप है। फॉर इंट आई स्टार्ट हो रहा है 0 से, i इज लेस देन, अभी यहाँ पे एम एन की जगह कुछ अलग एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये x टाइम्स चलेगा i प्लस प्लस, एंड इनसाइड इसके इस लूप के अंदर जो लूप रहेगा वो z टाइम्स चलेगा। कुछ लोग इसको z भी प्रोनाउंस करते हैं, तो नो प्रॉब्लम। एंड j विल स्टार्ट फ्रॉम 0, j विल बी लेस देन और इक्वल्स टू z, j प्लस प्लस, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट रहेंगे। तो अगर लूप एक दूसरे के अंदर है तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बाहर वाला लूप कितनी बार चल रहा है, बिग ओ ऑफ n टाइम्स, और अंदर वाला कितना, सॉरी बिग ऑफ n नहीं, बिग ऑफ x, बिग ऑफ x टाइम्स चल रहा है, x की वैल्यू यूजर से आएगी। एंड इंटरनल लूप कितना चल रहा है हमारा, बिग ओ ऑफ z, और वो नेस्टेड लूप है, मतलब बाहर वाले लूप के ईच आइट्रेशन के लिए हमारा अंदर वाला लूप बिग ऑफ z टाइम्स रन करने वाला है। इस केस में दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी इस लूप की, बिग ओ ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय z। तो ये रहेगी, अगर आपके पास नेस्टेड लूप्स होते हैं तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी इस तरीके से। इसके बाद हमारे पास आता है रूट n। अब रूट n को ध्यान से देखना, बिकॉज पहले आप प्रोग्राम को समझ लो। हाँ बोलो सर, नेस्टेड में और मल्टीपल्स फॉर लूप रहे तो फिर मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा नेस्टेड में सिमिलर वे में। इसके अंदर अगर और कोई p नाम का होता है तो सिमिलर वे में मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा। ओके, थैंक यू सर। इसमें कोई डाउट है अभी आपको? नहीं सर। इसके बाद हमारे पास एक और लूप है जो p के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन p हमारे आइटरेशन में नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, देखो एक बार मुझे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। p की वैल्यू हमने बाहर 0 डिफाइन करके रख दी है। उसके बाद हमारा लूप चल रहा है i से लेके n टाइम, i से लेके कंडीशन हमारी चेंज है जब तक p की वैल्यू n से कम रहेगी। तो इसका ये मतलब नहीं कि n टाइम्स ही काम करेगा। अगर यहाँ पे कंडीशन हमारी i इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 होता, सॉरी i इज लेस देन और इक्वल्स टू n, तो ये n टाइम्स चलता। लेकिन कंडीशन हमारी अलग है, p इज लेस देन और इक्वल्स टू n। तो अगर फर्स्ट आइटरेशन में p की वैल्यू n आप रख देते हो
तो ये एक ही बार लूप चलेगा। तो अभी यहाँ पे हम ऐसे नहीं कह सकते कि n की जो वैल्यू होगी उतने टाइम्स ये लूप चलेगा। इट डिपेंड्स ऑन p कि p किस तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा है, p की वैल्यू किस तरीके से बढ़ रही है। तो हमारा लूप क्या है देखो, फॉर i इक्वल्स टू 1, 1 से स्टार्ट हो रहा है। कंडीशन क्या है, p इज लेस देन और इक्वल्स टू n, n हमारे पास यूजर से आएगी वैल्यू, n की वैल्यू यूजर से आएगी। देन i प्लस प्लस, i का इंक्रीमेंट नॉर्मली होता रहेगा, बट इनसाइड दिस यहाँ पे कांस्टेंट ऑपरेशन है, p इक्वल्स टू p प्लस i। तो अभी n की वैल्यू विदाउट मतलब जेनेरिक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि किस तरीके से ये चलेगा। i प्लस प्लस को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, राइट साइड में मुझे जगह लगेगी। i प्लस प्लस, तो देखो ये लूप कब रुकने वाला है, स्टॉपिंग कंडीशन क्या है इसकी, स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, p इज लेस देन और इक्वल्स टू n, मतलब जब तक p n से कम है तब तक चलेगा। ये स्टॉप कब हो जाएगा, जब p n से बड़ा होगा तब हमारा लूप स्टॉप होने वाला है। तो देखो i की वैल्यू एक बार मतलब कंपेयर करते चलते हैं और p की वैल्यू। तो फर्स्ट केस में i की वैल्यू 1 रहेगी, p में क्या ऐड होने वाला है उस टाइम, p इक्वल्स टू p प्लस आई, तो p की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो 0 प्लस आई मतलब 1 हो जाएगा। तो इसकी टोटल वैल्यू अभी p की 1 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू 2 हो जाएगी। देन व्हाट वी विल डू, अगेन p प्लस आई, तो p क्या था ओरिजिनली 1, और 1 प्लस आई अभी हमारा क्या है, p प्लस आई, आई की वैल्यू हो गई 2, नेक्स्ट आइट्रेशन में 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2, ये 1 हो गया, ये हो गया 3। नेक्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू 3 हो जाएगी, और इसमें हम क्या करेंगे, p प्लस आई, p की वैल्यू क्या बन गई है 3 है, 3 प्लस आई, आई क्या हमारा 3 है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये सो ऑन चलता ही रहेगा। ये मान लो k टाइम्स चल रहा है, और ये किस तरीके से काम कर रहा है देखो, 0 प्लस 1, इसमें ऐड कर दिया 2, उसमें ऐड कर दिया 3, उसमें ऐड नेक्स्ट इसमें 4 ऐड कर दोगे, बिकॉज i को ही तो ऐड कर रहे हैं हम। तो एक तरीके से p की वैल्यू किस तरीके से इंक्रीज करेंगे देखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कब तक ऐड होते जाएंगे, जब तक हम k तक नहीं पहुंच जाते, बिकॉज हर बार हम i को वहां पे ऐड कर रहे हैं, तो k टाइम से ऐड हो जाएंगे। तो ये स्टॉप कब होगा लूप, बिकॉज अभी ऑलरेडी हमें पता नहीं चलेगा लूप कब स्टॉप होगा, ये p के ऊपर डिपेंड रहेगा, p किस तरीके से हमारा काम करता है। तो देखो यहाँ पे जब ये हमारा सारी लूप स्टॉप हो जाएगी तब p की वैल्यू n से बड़ा रहे, मतलब p की वैल्यू n से बड़ी रहेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते थे p इज ग्रेटर देन n, ओके। और p की वैल्यू क्या है देखो, p की वैल्यू n से बड़ी है जब हमारा लूप स्टॉप हो रहा है, लेकिन p की वैल्यू को हमने कैसे डिनोट किया है, बिकॉज वो उस सीक्वेंस में बढ़ रहा है ना, एक 0 में 1 ऐड कर दो, 1 में 2 ऐड कर दो, वो 3 हो गया, 3 में 3 ऐड कर दो 6 हो गया, उसमें फिर 4 ऐड कर दोगे, फिर 5 ऐड कर दोगे, तो ये नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस, नेचुरल नंबर की सीरीज है जो k तक बढ़ते जा रही है। तो हम p को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, p इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स का सम है। तो क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p के जगह इसको रिप्लेस कर देंगे, k मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन n, ऐसा लिखा जा सकता है, यस लिखा जा सकता है। इसके बाद आगे किस तरीके से वर्क करेगा, मैं नेक्स्ट पेज में वर्क करता हूँ। मैंने कहाँ तक सॉल्व किया था, k मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन n। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, k स्क्वायर प्लस k डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन n, और
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो भी मतलब फार्मूला है या जो भी लॉजिक्स है वहाँ पे क्या मेंशन किया जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ हायर ऑर्डर टर्म्स को कैलकुलेट करना है, मतलब जो सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा है उसको कैलकुलेट करना है। इसके पीछे रीज़न क्या है, आपके पास 5 लोग हैं, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, 3 लोगों का एग्जाम्पल लेता हूँ। ये टोटल 10 दिन लेने वाला है, 1 से लेके 10 दिन लेने वाला है। ये क्या करेगा, 2 ही दिन लेगा, 1 2, और ये 3 दिन लेगा, 1 2 3। मतलब आप कोई हाउस वगैरह बिल्ड कर रहे हो तो 3 पर्सन काम पे लगाए हैं, एक पर्सन मैक्सिमम टाइम लेगा 10, ये 10 दिन तक काम करने वाला है आपके पास। ये 2 दिन काम करेगा और ये 3 दिन काम करेगा। तो आपका टोटल काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, इन 10 डेज। मतलब जो वर्कर मैक्सिमम दिन काम करेगा उतने दिन हमें काउंट करने पड़ेंगे ना। तब तक तो ये दोनों अपना काम बंद कर चुके होंगे, लेकिन ये वर्कर हमारे पास 10 दिन काम करने वाला है, तो टोटल हाउस का काम 10 दिन चलने वाला है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको ही पकड़ेंगे ना कि 10 दिन तक काम चलने वाला है। उसके पहले जो छोड़ के जाएंगे इसको अगर इग्नोर भी कर दिया, इनको काउंट भी नहीं किया, तब भी हमारा काम 10 ही दिन चलने वाला है। तो क्या करते हैं, जो हायर ऑर्डर टर्म है उसी को कैलकुलेट करेंगे, बाकी सबको इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास बचता है के स्क्वायर। तो यहाँ पे के स्क्वायर हमारा n से बड़ा रहेगा। कब बड़ा रहेगा, जब हमारा लूप स्टॉप हो रहा है। अगर आपको स्क्वायर को इस साइड लाते हो आप, तो k क्या हो जाएगा, k इज ग्रेटर देन अंडर रूट n बन जाएगा। और हमारा k क्या था, यहाँ पे देखो k क्या है, k टाइम्स हमारा लूप चल रहा है, 1 2 3 4 k टाइम्स लूप चल रहा है हमारा। तो k यहाँ पे क्या आंसर आ गया, अंडर रूट ऑफ n। इट मीन्स ये जो हमारा लूप दिया गया है वो अंडर रूट ऑफ n टाइम्स चलेगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी वर्स्ट केस में, बिग O ऑफ अंडर रूट n। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट या रिपीट करना है तो यू कैन, मतलब आप बता सकते हो। नो सर। ओके, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट। इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मतलब एक हमारे पास लूप है, उसके अंदर दोबारा हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आई के साथ। आई में क्या हो रहा है, नॉर्मल एडिशन नहीं हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए किस तरीके से हम कर सकते हैं, लेट्स सी। आई थिंक इसको दोबारा मैं क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज 20 फ्रेम्स, मतलब 20 हमारे पास फ्रेम्स है। बिग ऑफ लॉग n तक चलेगा, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी n तक, और i 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है हर केस में। और I will start from 1, I will run up to n times। और i की वैल्यू इंक्रीज कैसे हो रही है, देखो एक से नहीं हो रही है। एक से होती तो हम बोल देते कि एक के बाद 2 आने वाला है, 2 के बाद 3, तो उतने टाइम्स चलेगा। लेकिन i की इंक्रीमेंट अभी कैसे हो रही है, i इंटू 2, मतलब i हर बार 2 से इंक्रीज होने वाला है। और यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट रह सकता है, कोई भी स्टेटमेंट रहेगा जो नॉर्मल कांस्टेंट अमाउंट वर्क करता है, इसके अंदर लूप वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो ये लूप हमारा स्टॉप कब होगा, जब i की वैल्यू n से बड़ी रहेगी। जब i की वैल्यू n से बड़ी रहेगी उस केस में हमारा लूप स्टॉप होने वाला है। ये स्टॉपिंग कंडीशन है, जब तक i इज लेस देन n ये काम चलता रहेगा। तो i इंक्रीज कैसे हो रहा है, फर्स्ट टाइम i का इंक्रीमेंट देखो, फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं 1 इंटू 2, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये मतलब 1 इंटू 2 कर रहे हैं ना, तो i इक्वल्स टू आई इंटू 2, तो इसको ऐसे बोल दो 1 इंटू 2, तो ये 2 बन जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट आइटरेशन में i को और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अभी तक i की वैल्यू 2 बन चुकी थी, तो 2 इंटू 2 कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे एक्सपोनेंशियली लिख देते हैं 2 का पावर 2। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, तो उसको हम और 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 2 इंटू, बिकॉज हर इसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं 2 का पावर 3। और सिमिलर मैनर में ये लूप हमेशा हर इसमें
हर आइटरेशन में i की वैल्यू 2 के पावर से इंक्रीज होते रहेगी। तो जब लास्ट में लूप हमारा रुक जाएगा तो ऐसा मान के चलो कि 2 रेज़ टू द पावर k होगा, ये 3 4 5 इस तरीके से 2 रेज़ टू द पावर k तक काम चलेगा। तो ये देखो आइटरेशंस हो रहे हैं, एक आइटरेशन, फर्स्ट आइटरेशन, सेकंड आइटरेशन, थर्ड आइटरेशन और ये है केथ आइटरेशन, इतने k टाइम्स चलेंगे। तो i की वैल्यू जब सर अगर आई की वैल्यू 1 नहीं हुई तो, क्या सर आई की वैल्यू 1 नहीं हुई तो 1 नहीं हुई तो आपका लूप हमेशा क्या चलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। बिकॉज अगर उसकी वैल्यू आप 0 रख देते हो तो 0 रखोगे तो क्या होगा, वो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होता रहेगा, 0 ही होता रहेगा। आपको वो सारी चीजें कैलकुलेट करके Yes, देखनी पड़ेगी एक बार, जो भी वैल्यू होती है ना, आंसर इसका अप्रोक्सीमेटली निकालते हैं हम, ऐसे जैसे अपने 1 से स्टार्ट किया, लेकिन हो सकता है कभी आप 2 से भी स्टार्ट कर रहे हो तो एक ही केस का डिफरेंस रहेगा ना उसमें, लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो 2 से ही हो रहा है तो वहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना पड़ता है। लेकिन हम लार्ज ऐसे केसेस ले रहे हैं जिनका यूज़ हमेशा के लिए मैक्सिमम टाइम्स होता है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे जिनका आप मतलब कैलकुलेशन फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, तो ड्राई रन करके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। yes, हाँ, तो यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर k, ये 2 रेज़ टू द पावर k मतलब क्या है, ये kth टाइम आइटरेशन हुआ ना हमारा। और ये स्टॉप कब होगा लूप, जब i की वैल्यू n से बड़ी होगी। तो i की वैल्यू यही तो है 2 रेज़ टू द पावर k, तो इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर k इज ग्रेटर देन n। तो ये kth आइटरेशन है, ध्यान में रखना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड kth आइटरेशन है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, k क्या है, मतलब कितनी बार लूप चला है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार kth टाइम्स। तो k को हमें फाइंड आउट करना है कि k की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको इक्वलिटी का साइन भी लगा सकते हैं, बिकॉज ये जब इक्वल रहेगा तब भी स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज हमने लेस देन रखा है यहाँ पे। तो 2 रेज़ टू द पावर k ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n कर दो, और इसको हटा दो अभी डायरेक्टली हमें वैल्यूज़ निकालने k की, तो ये जो सिंबल है कंपैरिजन का इसको रिमूव कर सकते हैं। 2 रेज़ टू द पावर k इक्वल्स टू n। अब k को निकालना है तो आई थिंक हमें वैल्यू लॉग में लेने पड़ेंगे, और लॉग में लेने के बाद k क्या आ जाएगा, दोनों साइड लॉग लिया तो राइट साइड में log n और इसका बेस 2, तो k इक्वल्स टू log का बेस 2 आ जाएगा और इसमें n, ये वाली वैल्यू निकल जाएगी k log बेस 2n, या करेक्ट। तो ये इस तरीके से इसका कैलकुलेशन हम निकालेंगे कि बिग ऑफ log 2n। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है बाइनरी सर्च। ये लीनियर सर्च के जो ड्रॉबैक्स थे उनको मिनिमाइज कर देता है, नियरली रिमूव कर देता है। अब हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी सर्च के बारे में। देखो बाइनरी सर्च की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती और ये काम किस तरीके से करता है। लीनियर सर्च में क्या हो रहा था कि अगर आपके एरे में ज़्यादा एलिमेंट्स है, नियरली 1000 एलिमेंट्स है, तो आपको वहाँ तक आखिरी तक कंपेयर करते करते जाना पड़ेगा। तो बाइनरी सर्च ने क्या बोल दिया कि आप एलिमेंट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में रखो। बाइनरी सर्च के लिए सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि आपका एरे सॉर्टेड है, या आपकी जो भी लिस्ट है एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए। अगर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो सबसे पहले उनको सॉर्ट करो। सॉर्टिंग के लिए भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, रेडिक सॉर्ट, इतने सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं। तो कोई भी एल्गोरिदम यूज़ करके आप सॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो पहले सॉर्टेड रहना ज़रूरी है, हमेशा एरे सॉर्टेड रहना ज़रूरी है। लेकिन ये तो ऐसे स्टेटमेंट बोल दिया कि सॉर्टेड रहना इज़ नेसेसरी, बट वाई इट इज़ नेसेसरी। सो आई एम गोइंग टू प्रूव इट। 1 6 9 13 21 50 99 एंड 104, ये अभी सॉर्टेड ऑर्डर में है, सारे एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में इन इंक्रीजिंग सॉर्टेड ऑर्डर। अब मैं किसी एक एलिमेंट को लेता हूं जिसको मुझे फाइंड आउट करना है। सपोज आई वांट टू सर्च वेयर इज 99 कहाँ पे है। इनके मैं पहले इंडेक्सेस भी दे देता हूँ, इंडेक्सेस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
0 1 2 3 4 5 6 7. सो माई क्वेश्चन इज वेयर इज 99. 99 का लोकेशन क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले मिडल पोजीशन पे फाइंड आउट कर लेते हैं. मतलब अभी मैं धीरे धीरे बाइनरी सर्च की तरफ बढ़ रहा हूँ. मिडल एलिमेंट फाइंड आउट कर लेंगे हम. इनमें टोटल एलिमेंट 7 है तो 7 का हाफ 3 हो जाता है. तो अभी मैं बाइनरी सर्च का लॉजिक एग्जैक्टली इंप्लीमेंट नहीं करूँगा, रफली बता रहा हूँ कि मिडल पोजीशन ये है. मिडल पोजीशन हमारी 4 है. अगर आप बाइनरी सर्च के मतलब कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे तो मिडल एलिमेंट आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा. बट नॉर्मली मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा मिडल एलिमेंट है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 99 किस तरफ आ सकता है, तो किसी भी पर्सन में अगर थोड़ा सा भी लॉजिक होगा तो वो पर्सन सीधा बता सकता है, सीधा डायरेक्टली, कि जो हमारे सारे एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में अप साइड इंक्रीज हो रहे हैं. तो 21 को देखेंगे. 21 क्या है, 99 से छोटा है. तो 99 को अगर आप सर्च कर रहे हो तो राइट साइड में जाओ. लेफ्ट साइड में हम कभी नहीं आएंगे, बिकॉज लेफ्ट साइड में 99 मिल ही नहीं सकता, बिकॉज एरे सॉर्टेड ऑर्डर में है. सॉर्टेड इन द सेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वैल्यू तो राइट साइड में इंक्रीज होते हैं ना. और जिसको ढूंढने के लिए निकले हो वो बड़ा एलिमेंट है 21 से, तो डेफिनेटली हम राइट साइड में देखेंगे. तो देखो, राइट साइड में देखने वाले हैं तो लेफ्ट साइड में देखने की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं. तो इतने पार्ट को स्किप कर दे सकते हैं. तो फर्स्ट आइटरेशन में इसको भी तो कंपेयर कर लिया जिसके ऊपर एरो है. तो देखो, फर्स्ट आइटरेशन के बाद इतना पार्ट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. हाफ पार्ट को हमने स्किप कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर दिस पार्ट, बिकॉज वी आर वेरी श्योर कि लेफ्ट साइड में हम जिस एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं वो मिलेगा ही नहीं, बिकॉज ये एलिमेंट बड़ा है और बड़े नंबर्स राइट साइड में मिल रहे हैं. इसीलिए हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए. बाय चांस आप सॉर्टेड नहीं रखते हो और इसको ऐसे बना देते हो, यहाँ पे 99 लिख देते हो, 99 और 1, मतलब अभी ये 12, ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है. तो यहाँ पे आने के बाद हम 99 को क्या बोलेंगे, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो राइट साइड में भी मिल सकता है, लेफ्ट साइड में भी मिल सकता है. तो जाए कहाँ, किस साइड में जाए, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा. अगर इस तरीके से रखोगे तो फिर वही बात हो जाएगी लीनियर सर्च वाली, एक एक कंपेयर करते बैठो. इस तरीके से सारे कंपेयर करने पड़ेंगे. तो इन कंपैरिजन से बचने के लिए, आधे पार्ट को हम स्किप करने के लिए बाइनरी सर्च का यूज़ करते हैं, और उसके लिए हमें सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए. इस मेथोडोलॉजी को डिवाइड एंड कॉन्कर भी कहा जाता है, मतलब तोड़ो और राज करो. तो इसको अगर आधे पार्ट में डिवाइड कर लिया जिसको हम कंपेयर ही नहीं करने वाले, तो इतने ही पार्ट के ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे तो रिसोर्सेज भी कम लगेगा और टाइम भी कम लगेगा. दोबारा हम इसको हाफ इसमें डिवाइड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे है. तो ये कॉन्सेप्ट है बाइनरी सर्च का. अभी फॉर्मली पढ़ते हैं कि बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. ये जस्ट ओवरव्यू था. अब मैं कुछ एरे को डिक्लेयर कर लेता हूँ. यहाँ पे हमारा एरे है एंड इनसाइड दिस एरे कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार. जीरो 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 7 एलिमेंट्स आएंगे. तो इन 7 एलिमेंट्स के वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ. 8 7, सॉरी फर्स्ट में मैंने मिस्टेक कर दी, 8 के बाद 11 आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. 17 22 29 देन 37 एंड 40, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो बाइनरी सर्च में हम दो पॉइंटर्स पॉइंट करते हैं बाइनरी सर्च के लोवेस्ट पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे. तो हमारे लिए लो ये है और हाईएस्ट पॉइंट ये है. इसके साथ साथ हमारे पास एक मिड भी होता है, लेकिन जो हमें मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता है. मिड को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है. मैन्युअली इन द सेंस हम नहीं बोलेंगे कि ये मिड आएगा, एक फार्मूला अप्लाई करेंगे और उस फार्मूले से आंसर आएगा. सो मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2. इसी फार्मूले से आपको मिडल एलिमेंट को कैलकुलेट करना है. तो इस केस में मिडल एलिमेंट कौन आएगा, इंडेक्स क्या है हमारा, लोवेस्ट इंडेक्स है 0, हाईएस्ट इंडेक्स है 6.
तो 6 प्लस 0, 0 प्लस 6 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 3। इट मीन्स हमारा मिडल एलिमेंट है 3। तो देखो हमारा मिडल एलिमेंट होगा वो यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा, दिस इज और मिडल एलिमेंट। और बाइनरी सर्च की ये ब्यूटी है कि हमेशा आपका डिजायर्ड आंसर अगर प्रेजेंट होगा तो वो मिडल पोजीशन में ही आएगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा तो मिडल पोजीशन में ही मिलेगा। अभी यहाँ पे मिडल पोजीशन के साथ कंपेयर करेंगे किस नंबर को हमें फाइंड आउट करना है, तो वो हमने डिसाइड नहीं किया है। सो लेट्स डिसाइड दैट। हम जिस नंबर को सर्च करना चाहते हैं वो एलिमेंट है दैट इज 37। 37 को हम सर्च करना चाहते हैं, तो मिड के साथ कंपेयर करेंगे कि जिस एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं वो कहाँ पे है, तो मिड के साथ कंपेयर करेंगे। क्या जो एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं वो और मिडल एलिमेंट दोनों इक्वल है? आंसर इज नो। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो हम बोल देंगे कि मिड की जो पोजीशन है वहीं पे मिल गया हमें एलिमेंट। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं उसके बाद क्या करते हैं, किस साइड मिलेगा, तो देखते हैं जो एलिमेंट सर्च करना है उसकी वैल्यू बड़ी है क्या, तो मिड क्वेरी मतलब जिसको सर्च करना है उसकी वैल्यू 37 है और मिड की वैल्यू 22, तो डेफिनेटली ये ग्रेटर है। तो ग्रेटर है इट मीन्स ये राइट साइड में मिलेगा, इस साइड में हमें सर्च करते हुए जाना है। तो अभी क्या करना है, हमारे जो बाउंड्रीज है, एरे के जो बाउंड्रीज है वो चेंज कर देने हैं। हमारी लोवेस्ट बाउंड्री इधर थी लेकिन इसको हमें देखना ही नहीं है। ये पूरा इतना एरे मिड के साथ भी कंपैरिजन हो गया, ये एरे हमारे किसी काम का नहीं है। राइट साइड में चेक करते हुए जाना पड़ेगा। तो हम लो को हम अपडेट कर देंगे। लो को अपडेट कैसे करेंगे, लो इक्वल्स टू मिड प्लस 1। इसके पीछे रीजन क्या है, मिडल को भी हमने कंपेयर कर लिया था तो लोअर को यहाँ पे सेट कर देना है। अभी लो यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा। लो यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा। तो अब मिड दोबारा कैलकुलेट होगा। मिड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। लोअर इंडेक्स है हमारा 4 पे, हायर इंडेक्स है 6 पे, डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाता है 5। तो हमारा मिड जो होगा वो यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा, मिड। तो फिर मिड के साथ कंपेयर करेंगे। हमें जो एलिमेंट सर्च करना है वो और मिड इक्वल है क्या, यस दे आर इक्वल। सो वी विल प्रिंट, हमें मिड का इंडेक्स प्रिंट करेंगे। मिड का इंडेक्स क्या है 5, तो 5th पोजीशन पे हमें मिल गया है। तो देखो हमने किस किस को कंपेयर किया, सिर्फ यहाँ पे 22 को कंपेयर किया था और उसके बाद 37 को, तो सिर्फ 2 कंपेरिजन में हमें आंसर मिल गया। अगर यही लीनियर सर्च रहता तो हमें 6 टाइम्स कंपेयर करते आना पड़ेगा, लेकिन यह है बाइनरी सर्च, तो 2 कंपेरिजन में हमें आंसर मिल गया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ बाइनरी सर्च। अब इसको सर अगर एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हो तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे भी मिलेगा, बिकॉज उस केस में आपका मिड जो एलिमेंट है ना वो इसी पे पॉइंट करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि मिड को आपको इस फार्मूले से फाइंड आउट करना है। सो दैट इज द नाइस क्वेश्चन, और इसी केस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि एक्सट्रीम पॉइंट पे होने के बाद क्या होगा। उस केस को कवर करते हैं। फर्स्टली लेट मी इरेज दिस। सर हाँ बोलो। सर हमें बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च ये तो सिर्फ नंबर्स पे अप्लाई करते आता होगा ना? नो, यू कैन अप्लाई इट ऑन एनी डेटा टाइप। बस उनका जो ऑर्डर होगा वो सॉर्ट कर सकते हो आप, तो इजीली अप्लाई कर सकते हो। ओके सर। एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। उस जस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बड़े नंबर्स होंगे वो लेफ्ट साइड में होंगे और जो छोटे नंबर्स होंगे वो राइट साइड में होंगे। बट जनरल केस हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की लेते हैं। यू कैन अप्लाई इट ऑन एनी टाइप ऑफ ऑर्डर्स, बट ऑर्डर होना जरूरी है। तो किसी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सर एक्सट्रीम सिचुएशन पे होगा तो क्या करेंगे, तो क्वेरी ले लेते हैं हम 40, और इंस्टेड ऑफ 40 हमने अभी राइट साइड में ले लिया था तो लेफ्ट साइड की एक्सट्रीम सिचुएशन लेते हैं। क्वेरी हो जाएगी हमारी 8। तो मिड कैलकुलेट करेंगे तो ऑफकोर्स लोवेस्ट पॉइंट 0 है, हाईएस्ट पॉइंट 6 है। 6 प्लस 0 दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 2 3, तो 3 पे हम पॉइंट आउट करेंगे, ये है 3, दैट इज मिड।
मिड के साथ कंपैरिजन होगा। हम किसको सर्च करना चाहते हैं? 8 को। तो 8 22 से छोटा है, बड़ा है क्या? नहीं है, वो फॉल्स हो जाएगी केस। इट मीन्स हमें लेफ्ट साइड में मिलने वाला है। तो राइट साइड वालों को अभी इस बार इग्नोर कर देना है। राइट साइड वालों को अगर इग्नोर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोवेस्ट पॉइंट तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा। अब हाईएस्ट पॉइंट को चेंज करना पड़ेगा। हाईएस्ट पॉइंट को कैसे चेंज करेंगे? हाईएस्ट इक्वल्स टू मिड माइनस 1। लास्ट वाले एग्जांपल में हमें राइट साइड में जाना था तो मिड प्लस 1 किया। अभी मिड के लेफ्ट साइड में जाना है तो हाईएस्ट इक्वल्स टू मिड माइनस 1। तो अभी ये चेंज हो जाएगा। मिड 3 पे था ना, तो ये हाईएस्ट 2 पे पॉइंट आउट करेगा, मिड माइनस 1। यहाँ पे हमारा हाईएस्ट पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद दोबारा मिडल कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, मिडल पोजीशन। तो इनके इंडेक्सेस से कैलकुलेट करनी है हमें, 0 और 2। तो इन दोनों का मिडल क्या आ जाएगा? 0 और 2 का 1 आ जाएगा। यहाँ पे देख लो, 0 प्लस 2 था ना, और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 1। तो 1 के तरफ हमारा मिड पॉइंट कर रहा है। अब मिड के साथ कंपेयर करेंगे। मिड के साथ क्या कंपैरिजन करेंगे कि हमें जिस एलिमेंट को ढूंढना है वो मिड के इक्वल है क्या? इज क्यू इक्वल्स टू मिड? नो। देन कंपेयर करेंगे, क्या क्यू 11 से ग्रेटर है? ग्रेटर नहीं है, इट मीन्स वो लेफ्ट साइड में मिलने वाला है। तो इस पार्ट को हमें इग्नोर ही कर देना है, मिड से जाके उधर वाले पॉइंट्स को इग्नोर ही कर देना है। तो क्या होगा? अभी हमारा हायर पॉइंट को और इस साइड में लाएंगे, बिकॉज वो लेफ्ट साइड में ही मिलने वाला है। मिड के लेफ्ट साइड में मिलेगा, ये कंफर्म हो गया। तो सेम अभी हमने कैसे किया था? हाई इक्वल्स टू मिड माइनस 1। तो मिड माइनस 1 करेंगे तो हमारा हाईएस्ट पॉइंट क्या आएगा? मिड हमारा 1 है, तो हाईएस्ट पॉइंट क्या आएगा? 0 आएगा। तो मिड था हमारा 1 माइनस 1, 0 आ गया। तो हाईएस्ट पॉइंट हो गया अभी हमारा 0। तो इस केस को ध्यान से रखना, ध्यान से देखना। अभी हमारा हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे डिनोट कर रहा है? हाईएस्ट और लोवेस्ट एक ही जगह पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। हाईएस्ट भी वहीं पे है और लोवेस्ट भी वहीं पे है। उसके बाद हम मिड कैलकुलेट करेंगे दोनों का। तो दोनों एक ही पोजीशन पे 0 0, तो 0 प्लस 0 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 भी 0 ही आता है। तो हमारा मिड भी कहाँ पे आएगा? मिड भी वहीं पे पॉइंट आउट करेगा, यहाँ पे मिड भी वही पॉइंट आउट करेगा। और फिर मिड से कंपेयर करेंगे, मिड पोजीशन पे जो एलिमेंट है और आप जिसको सर्च करना चाहते हो दोनों इक्वल है? यस, दे आर इक्वल। तो देखो आपको एलिमेंट मिल जाएगा कि 0th पोजीशन पे है। सिर्फ 3 कंपैरिजन में मिला हमें। फर्स्ट टाइम हमारा मिड यहाँ पे था, सेकंड टाइम 1 पे, और थर्ड टाइम 0 पे। 3 कंपैरिजन में मिल गया। तो अगर ये लार्ज अमाउंट होता है ना, यहाँ पे अगर लार्ज अमाउंट ऑफ एरे होता है तो उसको भी हम हर बार आधा 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 तोड़ते आते हैं और जल्दी हमें आंसर मिल जाता है। तो इसीलिए ये एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च बहुत ज़्यादा इफिशिएंट एल्गोरिदम है, लेकिन डेटा आपको सॉर्टेड ऑर्डर में मैनेज करना पड़ता है। इसका प्रोग्राम कर लेते हैं अभी। ऑलरेडी हमारे पास एरे है, बस इसमें सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा डाल के रखते हैं। 2 4 12 17 25 36, then 36 47 2 4 6 2 4 6 7 10 हो गए, 2 4 10, यस 10 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? लोअर ऑर्डर हमें मेंटेन करना है। तो लोअर बाउंड्री होगी 0, देन अपर बाउंड्री और हायर बाउंड्री दैट इज 9, बिकॉज ये 10 साइज है तो 0 से लेके 9 तक इनके इंडेक्सेस रहेंगे। तो हाईएस्ट पॉइंट हो गया हमारा 9। उसके बाद हमें ये स्टेप क्या करते,
प्रोसेस हमेशा हमेशा के लिए कंटिन्यू करनी पड़ेगी जब तक हमें एलिमेंट फाउंड नहीं हो जाता। तो क्या करेंगे, एरे का साइज डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। किसी का माइक ऑन होगा तो ऑफ कर लो। यहाँ पे क्या करेंगे हम, वाइल कब तक लूप चलाएंगे, जब तक हायर ऑर्डर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लोअर है। मतलब लास्ट केस में आपने देखा था कि जो हाईएस्ट और लोवेस्ट एक ही जगह पे आए थे, तो जब तक हाईएस्ट लोवेस्ट से बड़ा है या बराबर है तब तक हमें लूप मतलब चलते देना है, चलते रहना चाहिए वो लूप। उसके बाद किस एलिमेंट को आप सर्च करना चाहते हो, तो इंट एलिमेंट सर्च एलिमेंट। तो यहाँ पे लेट से हम सर्च करना चाहते हैं 12 को, तो 12 को सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इफ, यहाँ पे पहले कंपेयर करने से पहले मिड एलिमेंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंट मिड इक्वल्स टू, मिड कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या था हमारे पास, हाईएस्ट एलिमेंट, लो प्लस हाई। हाईएस्ट एलिमेंट का इंडेक्स प्लस लोवेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। तो इससे हमारा मिडल इंडेक्स कैलकुलेट हो गया। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे मिडल पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो जो हमारा सर्च करना है एलिमेंट, सर्च एलिमेंट उसके इक्वल है कि नहीं है। तो इफ सर्च एलिमेंट इक्वल्स टू एरे ऑफ मिड, मिडल पोजीशन पे हमें एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल जाता है हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, एंड इंडेक्स प्रिंट कर देंगे मिड। हमेशा ध्यान रहे कि इसमें मिडल पोजीशन पे ही मिलेगा हमें एलिमेंट अगर प्रेजेंट होगा तो। और यहाँ पे ब्रेक। इस बाइनरी सर्च में भी मैं वो केस हैंडल नहीं कर रहा हूँ जब एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम फ्लैग वगैरह लगा सकते हैं, बूलियन लगा दो, अगर फाउंड होता है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रू कर दो। एल्स इफ अगर वो मिडल पोजीशन पे फाउंड नहीं होता है तो कंपेयर करेंगे हमारा मिडल एलिमेंट और जिस एलिमेंट को हमें फाइंड करना है, सर्च एलिमेंट मिडल एलिमेंट से बड़ा है क्या। मिडल एलिमेंट से अगर बड़ा होगा तो वो राइट साइड में मिलने वाला है, तो राइट साइड में मिलने वाला है तो लोअर को चेंज करना पड़ेगा, लोअर लिमिट को। लोअर लिमिट इक्वल्स टू मिड प्लस 1। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि सर्च एलिमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एरे मिड, इट मीन्स वो लोअर है। तो लोअर है तो क्या करना पड़ेगा, हमें हायर बाउंड्रीज को चेंज करना पड़ेगा। तो हायर बाउंड्रीज को कैसे चेंज करेंगे, हाई इक्वल्स टू मिड माइनस 1। और ईच आइटरेशन में ये काम रिपीटेटिवली होते रहेंगे। और जैसे ही एलिमेंट मिला तो ये बोल देगा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, इंडेक्स प्रिंट करेगा, एंड देन ब्रेक। ब्रेक का यूज इसीलिए किया है कि वाइल लूप से बाहर आने के लिए। एक बार हमें एलिमेंट मिल गया उसके बाद लूप को रन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दैट्स वाई वी आर स्टॉपिंग हियर लूप बाय यूजिंग ब्रेक कीवर्ड। नाउ लेट मी रन दिस प्रोग्राम। देखो क्या बोल रहा है, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 2। यहाँ पे तो हमें 12 सर्च करना था, 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पे मिल रहा है। इसको क्लियर कर देता हूँ और दोबारा रन करता हूँ। और दिस टाइम चेंज कर देते हैं, जिसको सर्च करना है वो राइट साइड में डालते हैं, दैट इज 90। अब रन कर रहा हूँ तो दिस वे में क्लियर आउटपुट। देखो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 8, तो लास्ट इंडेक्स होगा 9, उसके जस्ट पहले का इंडेक्स होगा 8। तो देखो 90 को हमने सर्च किया था, यहाँ पे बोल रहा है एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 8। तो ये हर बार आधे कंपैरिजंस करते रहता है। तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। हमने प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर लिया, बाइनरी सर्च क्या होता है ये इंप्लीमेंट कर लिया, अब लास्ट थिंग इज कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। सो देखो बहुत ही सिंपल है। मान लो कि हमारे एरे का जो साइज है, सर n/2। क्या
हाँ बोलो। n/2 होगी। नो, n/2 नहीं होगी। देखो, हमारे एरे का जो साइज है वो टोटल साइज क्या है, n साइज का है। एरे का साइज है n। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट आइट्रेशन चल रहा है। सेकंड आइट्रेशन में ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो उस बार हमें क्या करना पड़ेगा, n/2 रहेगा ये, और इसका साइज भी n/2 रहेगा। ये रहेगा सेकंड आइट्रेशन। थर्ड, ये कब तक चलेगा, मैक्सिमम केस में कब तक रन कर सकते हैं, जब हमारे एरे का साइज 1 ना हो जाए, तब तक ये काम करते रहेंगे हम। तो देखो इसके बाद क्या होगा, n/2 के भी दो पार्ट हो जाएंगे। n/2 के अगर दो पार्ट हो गए तो एक पार्ट की वैल्यू होगी n/4, दूसरे पार्ट की भी वैल्यू होगी n/4। मतलब साइज की बात कर रहा हूँ, लेंथ। यहाँ पे भी हो जाएगा n/4, यहाँ पे भी हो जाएगा n/4। ये हो गया थर्ड लेवल, थर्ड आइट्रेशन में। तो आइट्रेशन ऐसे चलते रहेंगे। मैक्सिमम आइट्रेशंस कब चलेंगे, जब एरे का साइज 1 ना हो जाए। और 1 कब होगा, जब n/n आ जाएंगे, तब साइज हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको। और यहाँ पे हर बार क्या हो रहा है, देखो Yes, sir. n/2, n/4, इसके और दो डिवाइड करोगे तो n/8 हो जाएंगे। तो ये जो नीचे वैल्यू लिख रहे हैं ना हमें, n के बराबर हो जाने पे 1 आ जाएगा आंसर उसका। तो ये नीचे वैल्यूज क्या आ रही है, 2 के पावर के फॉर्म में आ रही है। देखो n/4, n/8, ये इससे और डिवाइड करोगे तो n/8 के आ जाएंगे। उसके बाद n/16 आ जाएंगे। तो ये टोटल क्या हो रहा है, ये n/n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2k। बिकॉज फर्स्ट टाइम में ये 2 का पावर 1 रहेगा, तो इसके दो पार्ट डिवाइड होंगे। देखो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद 2 का पावर 3, तो वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो n/2 का पावर पहले 1 रहेगा, उसके बाद 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, 2 का पावर 3 8। तो n का पावर 2 का पावर 1 है, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो पावर नीचे क्या रहेगा, n/2। उसके बाद जब 2 लगाएंगे पावर तो 4 हो जाएगा, n/4। तो देखो यहाँ पे n/4 है। तो इस तरीके से डिवाइड होता रहेगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, n के इक्वल हो जाएगी। तभी तो हमारा लूप स्टॉप होगा ना, जब एक एलिमेंट बचेगा आखिरी में, तब डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो एक एलिमेंट बचने के लिए n की वैल्यू 2k के इक्वल हो जानी चाहिए। तो n इक्वल्स टू 2k। तो k क्या है, नंबर ऑफ आइट्रेशन से कितनी बार आप डिवाइड करोगे। तो इसको अगर हमें निकालना है तो एक log लॉग लेना पड़ेगा, और k की वैल्यू आई थिंक log n आ जाएगी। हाँ उसमें, हाँ डेफिनेटली log of k base 2. दोनों साइड में अगर log हाँ, लेंगे log तो of n. k इक्वल्स टू log ऑफ n आ जाएगा। और यही है हमारी बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, मतलब यही आएगी। बाइनरी सर्च की यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी मेंशन नहीं है, वो डेफिनेटली log ऑफ n ही आएगी। ठीक है। तो इसके बाद आई थिंक रितेश सर आगे के एजेंडा के बारे में बताएंगे कि रूट टू कोड ने आपके लिए क्या प्लान किया है, और आगे इन फ्यूचर आपके लिए ऐसे सेशंस किस तरीके से ऑर्गेनाइज होंगे, और इन डेप्थ आप लर्न करना चाहते हो तो आपके लिए हमने क्या प्लान किया है, इसके बारे में इन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अभी रितेश सर आपको प्रोवाइड करेंगे। Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Okay. तो अभी आपने देखा कि कैसे मैनेज कर सकते हैं हमारे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक्चुअली हमारा जो रोड टू कोड जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेसिकली आप जो भी लर्नर्स हैं जो कंप्यूटर एजुकेशन को लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज उसका गेन करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे चालू किया है, जिसमें क्या है कि आपके तीन आपको मेंटर्स हैं यहाँ पे, कल्याणी मैम, सूरज सर एंड मैं रितेश। तो हम आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पे लर्न करवाते हैं। जैसे कल्याणी मैम आपको C++ पढ़ाते हैं, सूरज सर आपको पाइथन, जावा एंड एंड्रॉयड आपको वहाँ पे पढ़ाते हैं, और मैं
वेब डिजाइनिंग, PHP एंड रिएक्ट जेएस। ये मैं यहाँ पे हमारी स्ट्रीम इस रोड टू कोड के फिल्म में मैं यहाँ पे आपको टीच करता हूँ। तो हम बेसिकली थेरी बेस्ड यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं देते हैं, हम थेरी को ज़्यादा मैटर नहीं करते हमारे इसमें, हम मीनिंग देते हैं। हम यहाँ पे मेन हमारा टारगेट रहता है कि जो भी हमारा लर्नर है, चाहे वो सी का लर्नर क्यों ना हो, क्योंकि मोस्टली सी को इग्नोर किया जाता है कि सी बस एक थेरी लैंग्वेज है, उसे बस पढ़ना है क्योंकि उसमें तो कुछ फ्यूचर है नहीं। तो हमें आगे की लैंग्वेजेस को ज़्यादा फोकस करना है, सी को नहीं। पर हम यहाँ पे आपको सी भी कंप्लीट पढ़ाते हैं, जिसमें आपके प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं, आपसे कोड भी प्रॉपरली करवाया जाता है। और जो जितने भी मेथड्स हैं, जैसे सर ने भी अभी यहाँ पे C++ के अंदर ये सारे कोड्स आपको बताए हैं, तो उसी तरीके से आप जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, जो भी आपकी लाइफ रियल लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स है, वो आप सी में भी कर सकते हो। यानी हम यहाँ पे हर एक लैंग्वेज को एक प्रॉपर यहाँ पे उसको नॉलेज के साथ, उसके प्रैक्टिकल्स के साथ, उसको एक प्रोजेक्ट में इंक्लूड करके आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो ये हमारा जो रूट टू कोड है, ये अफोर्डेबल एजुकेशन देता है हर कंप्यूटर साइंस के जो जिसको भी पढ़ना है उस स्टूडेंट को। तो आप हमारे साथ जब ज्वाइन होते हैं तब हम आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे और प्रोवाइड करते हैं, जैसे लाइव लेक्चर्स हमारे रहते हैं, कोई रिकॉर्डेड